Hello everyone, I welcome you all on EduWit India. So we are discussing previous year question papers conducted by SSC और जो करंट जो हमारा पेपर है वो है हमारा 15 अक्टूबर को जो हुआ था और सेकंड शिफ्ट उसकी जो SSC CHSL 19 में आई थी। ठीक है, तो ये हमको डिस्कस करना है। इसका क्वांट सेक्शन हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज। और इफ़ यू रियली लाइक एफर्ट्स तो आप जो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए इसमें मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि वैसे तो आई वांट कि आप लोग इस वीडियोस को देखें क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट इन केस अगर आप के पास टाइम नहीं है इतना और आप जो है अपनी जो कोर्स है उसको और ज़्यादा पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास अपना कंटेंट है उसको पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है इस जो वीडियो में दे रहा हूँ इसमें आप लोग ये क्वेश्चंस जो आपका 23rd क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, इन तीन क्वेश्चंस को तो आप ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए देखना है क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊंगा 23rd क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड हैं, आप इन दोनों को देख सकते हैं। और 11th क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है सर्कल की, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है सर्कल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इन तीनों क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, वरना तो आप पूरी वीडियो देखिए या फिर डबल स्पीड पर देखिए। आपको अपना ध्यान रखना है कि कैसे आपका टाइम ना वेस्ट हो और इफेक्टिव तरीके से यूज हो। ठीक है, और इन एवरी पॉसिबल डिटेल सॉल्यूशन में जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ जितना हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा मैं कुछ डिटेल दूंगा तो इसका मतलब वो इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्वेश्चन को। कैसे प्रोसीड करना है आपको वीडियो में, आपको जो है वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ऑनेस्टली। फिर जैसे ही आपको लगे कि आपका ऑनेस्ट अटेम्प्ट हो गया फिर आपको वीडियो को प्ले करना है और फिर देखना है कि क्या तरीका हो सकता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए आप हमारी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको, सीधा मैं इसको 10 को x मानता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। मुझसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। मैं यहाँ 2 जोड़ दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी इन ऑप्शंस पे अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। +2 +2 +2 +2, ये 24 + 2 26 नहीं बनेगा। 36 + 2 38 नहीं बनेगा। 26 + 2 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। 34 + 2 परफेक्ट स्क्वायर बन गया 36। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गई बात आपको। एक और बार बताता हूँ मैं आराम से। देखिए ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, इस कंडीशन को अगर मैं 10 को x मान लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ उसको x + 1/x = 6, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया x² + 1/x² = ये वैल्यू पूछी गई है। आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही तो लिखते हैं x + 1/x इसका होल स्क्वायर = x² + 1/x² और +2। ठीक बात है। अब आप क्या कीजिए, इस 2 को ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, इस 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए। जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा इसको 1/x का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू x² + 1/x²। तो मैं यही तो बोल रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर में आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है और आपको जो है ये दिया गया ऑप्शंस की फॉर्म में। तो इसमें मैं क्या करूं, अगर मैं इस पूरी वैल्यू में, ठीक है ना, मैं अगर इस पूरी वैल्यू में +2 जोड़ दूं, +2 जोड़ दूं अपनी तरफ से तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर ही बचेगा मेरे पास। यानी +2 जोड़ने पर जो ऑप्शंस हैं उनमें जो आंसर आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो बस मैंने वही तो किया, मैंने हर ऑप्शन में +2 ऐड किया। यहाँ पे +2 ऐड किया तो मेरा 26 बना जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हटा दिया। 36 में 2 ऐड किया मैंने जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 38 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 26 में 2 जोड़ा मैंने तो 28 बना जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 34 में लेकिन अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो मेरा 36 बनता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में, यानी यही मेरा आंसर है। समझ में आ गई आपको बात। तो ये तो आपका हो गया मेथड 1। वरना दूसरा मेथड कन्वेंशनल मेथड कैसे लगा सकते हैं उसको, नॉर्मल सा, वो आपको पता ही होगा। देखिए x + 1/x, अगर इनकेस नहीं भी पता है तो अब पता चल जाएगा आपको। x + 1/x की वैल्यू 6 के बराबर दी हुई है और आपको पता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, x + 1/x का होल स्क्वायर = x² + 1/x² + 2। ठीक है, फिर x + 1/x का होल स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा 36 और ये 2 लेफ्ट में आएगा 2 और ये आपका हो जाएगा x² + 1/x², यानी x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी 34 होगी, वही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, दिस वाज मेथड 2। समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जस्ट सेकंड को थोड़ा सा और जूम कर दूं। हाँ, एक बैग है उसमें व्हाइट मार्बल्स हैं और रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, हमने कहा व्हाइट मार्बल्स व्हाइट से W से शो किया मैंने और रेड मार्बल्स को रेड से शो किया मैंने। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या आ गया रेशियो, आपके पास रेशियो आ गया 3:5 का। इफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स आर 150, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 150 यानी 50 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 की वैल्यू 150 दी हुई है। हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स आती है, व्हाइट मार्बल्स पूछी गई है, ये H नहीं है ये W है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज W व्हाइट मार्बल्स। ठीक है ना, अब हमसे पूछा गया है 3 की वैल्यू क्या होगी। एक बार बताइए, 5 की वैल्यू आपको 150 के बराबर दी हुई है
और आपको एक बात पता है कि 150 में क्या होता है, 150 में आपका 5 भी होता है और 3 भी होता है। यहाँ से जब आप इसको काटेंगे तो 5 कटेगा, 3 तो बचा रहेगा, यानी एक की वैल्यू जो आएगी वो 3 के टाइम्स में आएगी। इनटू अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आप दोनों तरफ 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आ जाएगी, यानी डिजिटल सम 9 आ जाएगा। डिजिटल सम 9 किसका है, इसका है नहीं, है 6 है, इसका है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 9 है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉसिबल नहीं, केवल यही ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, एक और बार बताता हूँ मैं आपको डिजिटल सम की हेल्प से कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन, आराम से समझिएगा। देखिए ये है व्हाइट मार्बल्स, डब्ल्यू से शो किया मैंने, ये है मेरी रेड मार्बल्स। ठीक है, 3:5 हो गया मेरा। अब मुझको क्या बोला गया, मुझको बोला गया है कि जो 5 है ना वो 5 नहीं है, वो 150 के बराबर है। तो मैंने कहा ठीक है, हमको 3 की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली। ठीक है, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 की वैल्यू होगी 150 के बराबर। ठीक है, अब इसका जो है वो निकालिए, डिजिटल सम निकालते हैं। तो 5 और 6 डिजिटल सम ये हो गया, तो यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 6/5। ठीक है, 6/5 होगी। हमको एक की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको निकालनी 3 की वैल्यू। तो दोनों तरफ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, जो आपके पास आ जाएगी 3 की वैल्यू आ गई 6 3 18/5, 18/5 आ गई। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 3 15.6। ठीक है ना, 3.6 लिख सकते हैं। अब इसका डिजिटल सम देखिए, इसका डिजिटल सम है 9 या फिर 0, कुछ भी बोलिए। ठीक है, अच्छा अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं क्या डिजिटल सम कहीं मैच कर रहा है। यहाँ देखिए डिजिटल सम 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ आपका 2 + 1 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया। तो ये और ये तीनों कट गए, हमारा डिजिटल सम क्या है 9 चाहिए हमको, तो हमारा ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, मेथड 1। बाकी क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका तो है ही हमारे पास। वो क्या तरीका है, कन्वेंशनल मेथड जो है, आपको जो है बोला गया है व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट और रेशियो रेड, तो 3:5 की वैल्यू होगी। 5 की वैल्यू कितनी दी है, 150 दी है, यानी 30 गुना। तो हमको 3 की वैल्यू कितनी पढ़नी पड़ेगी, 30 गुना करनी पड़ेगी, तो 9 आ जाएगा, 90 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 की वैल्यू 150 दी हुई है, लेकिन हमको तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो हमने 1 की वैल्यू निकाली, कितनी होगी 50, और 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 की वैल्यू आ गई 150। समझ में आ गई बात आपको अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं है। नहीं, यहाँ 30 आ गया, और जस्ट अ सेकेंड, 5 की वैल्यू 150 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी, और हमको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारा, अल्टीमेटली आ जाएगा हमारा 90। ठीक है, आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए हमारा अल्टीमेटली 90 आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये रहा आपका 90। चलिए और कुछ नहीं है इसको, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका एक तो बेसिक मेथड होता है। क्या मेथड होता है कि आपको बोला गया कि एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता है 3/4 से, जबकि उसको करना किससे चाहिए, उसको करना चाहिए 4/3 से। तो बताइए कितनी गलती उसने की, कितनी प्रतिशत उसने एरर की। तो हमने कहा चलो ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 4 और 3, तो डिनोमिनेटर में जो 4 और 3 है ना, इसका एलसीएम मान लेते हैं उस नंबर को, क्योंकि कोई नंबर बोला हुआ है ना, नंबर मेंशन तो है नहीं, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। तो मेथड 1 में क्या करते हैं, हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो 4 और 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम लिया हमने 12 आया, तो हमने मान लिया कि वो नंबर 12 है। ठीक है, अच्छा अब 12 को उसने किससे किया मल्टीप्लाई, उसने मल्टीप्लाई कर दी 3/4 से, तो 3/4 से 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 9 आ गया। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा लेकिन ये तो आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 4/3 से मल्टीप्लाई करके। तो यानी 4/3 से अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 16। ठीक है, तो ये तो चाहिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे चाहिए। ठीक है, और ये आया, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आपको जब एरर निकालनी होती है ना, तो एक बात का ध्यान रखिए, कैसे निकाली जाती है एरर। एरर निकाली जाती है जो आपका चाहिए माइनस जो आया अपॉन चाहिए। चाहिए हमेशा डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर में चाहिए आता है इंटू 100। ये ऊपर कुछ भी है, चाहिए लिखिए चाहे आया लिखिए, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एरर है। ठीक है, उसमें वो साइन वाइन का कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अब हम लोग जो है, जो हमने लिखा है ना चाहिए माइनस आया, तो चाहिए क्या है हमारा, हमारा जो चाहिए है वो है आपका 16, जो चाहिए हमारा वो है 16, तो मैंने यहाँ पे लिखा 16। फिर हमारा आया क्या था, हमारा आया है 9। ठीक है, तो 9 मैंने यहाँ लिखा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा चाहिए, और चाहिए कितना कितना आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। परसेंटेज निकालनी तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा आया 7/16 इंटू 100। ठीक है, तो 4 4 16। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, इसको हटा दूँ। ठीक है, ये देखिए, तो 7/16 इंटू 100। अब मैं 100 और 16 को 4 से कैंसिल करता हूं, तो 4 4 16 और 25। आपके पास क्या आ गया, अल्टीमेटली आपके पास आ गया 175/4। 4 4 16, 4 3 12, 4 7 48, 4 7 28, 4 5 20, 43.75 आ गया मेरा आंसर। ये हो गया मेरा परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। क्या करना था, जो गलती हुई है पहले तो लिखिए, गलती से क्या आया,
आया हमारा 9, ठीक है। लेकिन आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 4/3 इंटू 12 यानी 16 आना चाहिए था। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है चाहिए माइनस आया अपॉन चाहिए, ठीक है ना। जो चाहिए वो नीचे आना चाहिए और ऊपर उन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, जो आया है और जो चाहिए हमको एग्जैक्टली, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 7 और जो चाहिए हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो होना चाहिए था वो कितना है, वो 16 है। इंटू 100 कर सकेंगे परसेंटेज निकालने के लिए और सॉल्व किया तो 43.75 आ गया, ठीक है। चलिए ये तो एक मेथड हो गया, फिर भी ये कंपैरेटिवली लंबा है, इसको आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। वो कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, अब आप इस चक्कर में मत पड़िए, आपको केवल चाहिए और आया वाला पता है ना कॉन्सेप्ट, उसके अलावा आपको किसी और चीज में नहीं पढ़ना। आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि वो नंबर 1 है, ठीक है ना, वो नंबर 1 है, तो आपने क्या किया, उस नंबर को आपने 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, आपके पास नंबर आ जाएगा 3/4 इंटू 1। और आना क्या चाहिए था, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 1 इंटू 4/3। आना क्या चाहिए था, वो डिनोमिनेटर में आएगा तो 1 इंटू 4/3, ठीक है ना। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया, अल्टीमेटली आपके पास आ गया 3/4 माइनस 4/3 अपॉन 4/3, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या है 7 अपॉन 16 और 4/3 को उल्टा करके लिख देंगे ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 3/4, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3/4। फिर आपने क्या किया यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, 21 अपॉन 64 और इंटू 100 क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 6 4 6 जा 24 और 25 आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास आ गया 105 इंटू 5 5 5 जो 25 और 16, तो 16 एक सेकंड रुक जाए यहाँ पे, 16 4 जा 64 हो रहा है ना, नहीं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर हो रही है, एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन एरर हो रही है, देखिए होना क्या चाहिए था 4/3, आपने क्या किया यहाँ पे सिंपल 9 माइनस 16 किया तो आपके पास क्या है, जैसे ही आप 9 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास आएगा 7, नेगेटिव साइन का आएगा लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 7 आ गया आपके पास अपॉन 12 आ गया, फिर आपके पास क्या गया अपॉन आपके पास आ गया 4/3। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने किया 7 अपॉन 12 और ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने क्या किया 4 से 3 4 जो 12 होता है इंटू 100 किया आपने परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपके पास क्या है 7 अपॉन 16 इंटू 100, ठीक बात है। फिर 4 4 जा 16 4 2 जा 8 4 5 जा 20 175 अपॉन 4 यानी क्या हो गया 43.75, ठीक है, आपका आंसर आ गया, ये बात ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका हो गया, ये मेथड 2 है आपका, ठीक है ना। अच्छा मैं इसमें ये बात और बता दूं, आपको मल्टीप्लाई 2 नहीं करना। अब आपको समझ में आ गई बात कि हमने 1 माना है, तो अब आपको दिखाना नहीं है हर जगह पर कि आपने 1 माना है। अब आपको अल्टीमेटली पेपर में कैसे करना है, पेपर में आपको डायरेक्टली ये चीज ऐसे करनी है कि 3/4 जस्ट अ सेकंड 3/4 माइनस 4/3 अपॉन जो आना चाहिए 4/3 इंटू 100 बस, और सीधा आंसर क्या करना है आपको, इनका डिफरेंस किया 7 अपॉन 12 आ गया और इंटू 3/4 आ गया आपका, और 3 4 जा 16 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज निकालने के लिए 7 अपॉन 16 इंटू 100 हमारा आंसर आ गया जो कि हो गया 43.75%। समझ में आ गई बात आपको, समझ में आ गई बात आपको, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये देखिए, द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तो आपको मानते जैसे ब्रेड्थ है आपकी b मान ली मैंने, ठीक है, और आपकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ l मान लेता हूं मैं। तो बोले जो चौड़ाई है ना रेक्टेंगल की वो कितनी है, वो 4 गुनी है, तो 4/1। तो अगर मैं लेंथ को 1 मान लेता हूं तो इसकी 4 गुनी ब्रेड्थ हो जाएगी, यानी 4 की ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है 176, तो मैंने बोला कि चलिए लेंथ मान लेते हैं 1x होगी और जो आपकी ब्रेड्थ है वो 4x होगी। अब क्या बोला, एरिया बोला हमको, तो हमने एरिया निकालेंगे 4x, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है एरिया, तो 4x इंटू x इज इक्वल टू 1764, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर आपने एक्स स्क्वायर और 4 को डिवाइड कर दिया राइट में ले जाके, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, यानी x की वैल्यू 21 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 21 आ गई तो आपने क्या किया 4x से हमारा तो विड्थ पूछी गई है हमसे, तो हमने कहा हमारी जो विड्थ है वो तो 4x है और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारी 21, तो हमने 21 पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया 84, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि एवरेज ऑफ गर्ल्स इन ऑल द क्लासेस, जो गर्ल्स है जो कि ऑरेंज कलर से शो हो रही हैं उनका जो है हमको एवरेज बताना क्या होगा सारी क्लासेस का मिला के, ठीक है। तो देखिए पहले तो देख लेते हैं उनके नंबर्स क्या हैं, जैसे 58 हो गया, 57 हो गया, 62 हो गया और आपका 59 हो गया। तो मैंने क्या, मैं एवरेज मान लेता हूँ 60 है, मैंने क्या बोला, मैंने माना एवरेज 60 है।
अगर कोई कम होगा तो उतना ही नेगेटिव साइन के साथ बोल दूंगा, और कोई ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ उतना ही ज़्यादा इसको लगा दूंगा, और फिर सबको जो भी मेरा एबनॉर्मल बिहेवियर है या जो भी ऊपर नीचे है उन सबको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जिससे उनका एवरेज निकल आए। समझ में यही तरीका होता है एवरेज निकालने का। तो मैंने लिखा 60 मान लिया मैंने, लेकिन पहले मुझे दिख गया 58 है, तो यानी 60 से 2 कम है, तो -2 लिखा मैंने, ठीक है। फिर मैंने देखा 57 आ गया अगला, यानी ये तो 60 से 3 कम है, तो मैंने -3 लिखा। फिर मैंने देखा 62 आ गया, यानी ये तो 60 से 2 ज़्यादा है, यानी मैंने +2 लिखा। फिर आया 59, तो यहाँ पर मैंने देखा कि 60 से 1 कम है, तो यानी मैं -1 कर लूंगा। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये जितने भी ऊपर नीचे हुए ना, जितनी भी वेरिएशन आई है, इस वेरिएशन को आपको सब में बांटना है। सब में बांटना है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन, तो आपने 4 से डिवाइड किया, तो 60 माइनस कितना आया हमारे पास 5, माइनस का 5 और 6 और -4, तो -4/4 यानी क्या हो गया 60 - 1 क्या हो गया 59। तो अल्टीमेटली जो हमारा एवरेज निकल के आ गया गर्ल्स का सारी क्लासेस का मिला के, वो हो गया हमारा 59। समझ में आ गई होगी बात। कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से एक एवरेज मान लेना है, सारी ऑब्जर्वेशन को देखो, सिंपल सी वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, और फिर जो आपने वैल्यू अज्यूम करी है उससे जो जितना ज्यादा है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख दो, और जो जितना कम है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख दो। सारे के सारे ऑपरेशन लगा दो प्लस माइनस वाले। फिर उसके बाद जो भी एबनॉर्मल चीजें आई हैं, कोई भी कम ज्यादा है कोई ज्यादा है, इन सबको उन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड कर दो, बांट दो सब में। बांटोगे कैसे, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड करके। फिर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसको ऐड कर दो या घटा दो, जैसी भी वैल्यू आई है उस हिसाब से। माइनस साइन आया है तो उसको जो आपने मानी वैल्यू उससे घटा दो, और अगर प्लस साइन आया तो जो वैल्यू आपने मानी उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आया, जो वैल्यू थी वो -1 आई, तो यानी हमने जो हमारा एवरेज आया उसमें से 1 को घटा दिया, तो हमारा 59 बच गया जो नेट एवरेज है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, इन विच क्लास द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस क्लास इज लीस्ट, ठीक है। इन विच क्लास द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज लीस्ट, सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज किस में हुआ है, लड़कों के केस में। लड़कों के केस में बोला, मतलब पिछले क्लास के कंपेरिजन में। तो चलो देखते हैं। तो देखिए एक बात, हमको इंक्रीज चाहिए, तो पहले तो वो हटाओ पहली फुर्सत में, जो कि हमारे डिक्रीज शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी बॉयस ब्लू से शो हो रहा है ना, ये 65 से 59 हो गया, इसका वाला ये तो डिक्रीज हो गया, तो ये तो हमको लेना नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है आपका जो 7th क्लास है उसमें क्या हुआ है, उसमें जो है पिछले के कंपैरिजन में 1 बढ़ा है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/60, है ना, 1 बढ़ा है। और आपके नेक्स्ट वाले में देखिए, तो नेक्स्ट में क्या हुआ है, नेक्स्ट में 1 बढ़ा है। क्लास 8th वाले में क्या हुआ है, क्लास 8th वाले में आपका जो है 1 बढ़ा है, कितने पर 1 बढ़ा है, यानी 61 हो गए ना, तो 61 पर 1 बढ़ा है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें से छोटी वैल्यू है आपकी 8th वाली, ठीक है ना। 1/61 छोटा होता है 1/60 कंपैरिजन में, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा क्लास 8th, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया क्लास 8th। समझ में आ गई। दोनों रेशियोज का कंपैरिजन कैसे करना है समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए, और बाकी आपको पता है कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको अप्रोक्सीमेटली 1/61 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो वो भी आप जो है वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब आप देखिए 7th क्वेश्चन में, ये 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे, देखिए आपका मैं 2015 को केवल 15 लिख रहा हूँ, तो 15, 2016 को 16 से शो कर रहा हूँ, और जो आपका 2017 है 2017 है 17 से, और 18 को 18 से, इन सब की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है, वो है 16,300, ठीक बात। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि जो आपका 16 है, 16, 17, 18 और 19, इन सब का एवरेज कितना बोला जा रहा है, इन सब का एवरेज बोला जा रहा है 18,450, ठीक बात है। अच्छा, ये तो एवरेज बोला गया, लेकिन अगर मैं इन सब का सम निकालने बैठूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो एवरेज निकाला है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है। तो क्या हो गया, 15, 16, 17, 18 सबका सम आ गया तुम्हारा 16300 × 4, ठीक है। वहीं अगर मैं नीचे वाली ऑब्जर्वेशन देखूं तो 16, 17, 18, 19 का सम कितना आ जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है, ये सम आ गया दोनों का। अच्छा, अब मुझे एक बार बताइए, अगर मैं इनको घटाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास अगर मैं इनको घटाऊंगा तो 16 से 16 कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास 15 - 19 आएगा। अच्छा, 15 - 19 को थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, 19 की वैल्यू बड़ी है, आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 18,450 है, और यहाँ पे 16,350 है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो जब बाद वाली इक्वेशन में 19 आया, इसका मतलब 19 की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो पूरा का पूरा एवरेज बढ़ गया, सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब 19, 19 -15 आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अब 4 को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे आपने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे भी आपने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जाके घटा रहे हैं उनको, नहीं, आप जो है एक तो 2 बार ऑपरेशन लगाएंगे 4 के मल्टीप्लीकेशन का, फिर उसके बाद जो घटाएंगे वो भी बड़ी संख्याओं में घटाएंगे, तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए आपको जो 4 है उसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया आपने, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। एक सेकंड में थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्लैरिटी के लिए, ठीक है।
हाँ जी। अब इसमें क्या कीजिए, आप जो है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा 2150। ठीक है, 2150 आ गया आपका डिफरेंस। और आपने क्या किया, 4 से अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 26 और आपका क्या आ जाएगा 7। तो 7600 आपका आ गया इन दोनों का, 8600 सॉरी, यहाँ पे क्या करता हूँ 8600 आएगा, जस्ट वेट जी। अब आपको पता है कि जो आपको दिया गया है, जो आपका 2019 का ऑब्जर्वेशन है ना, उनकी वैल्यू कितनी है, 2019 वाले की ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 9200 है। यानी यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप 9200 पुट कर देंगे। तो आप बस वैल्यू डाल दीजिए 9200 माइनस 15 इज इक्वल टू 8600। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे, 600 वैल्यू आ जाएगी आपकी 15th की। ठीक है, आपका आंसर हो गया 600। समझ में आ गई बात आपको। बस इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं करने के लिए डिस्कस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दो मेथड से देखेंगे। तो देखिए सिंपल सा जो बेसिक सा मेथड है, बहुत सीधी सी बात है। क्या बोल रहे हैं हमको इस क्वेश्चन में, इस बोल रहे हैं कि जो एक कार है वो क्या है, वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है, वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस से ट्रैवल करती है 40 मिनट तक। ठीक है, वो जो है सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करे, यानी आपका जो है एक फिक्स्ड डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रही है और उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से वो बताना है। अगर वो क्या करती है, उसकी जो जर्नी है वो केवल 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एक केस लिया है इन्होंने, ठीक है, एक केस लिया है उन्होंने, मान लीजिए कि डी डिस्टेंस है। तो एक जब डी डिस्टेंस है ना, वो कार क्या है, वो कार जो जब 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो कितना टाइम लेती है, तो वो लेती है आपकी 40 मिनट। लेकिन वो दूसरे केस में कह रहा है, ये तो केस 1 हो गया, दूसरे केस में कह रहा है कि बताइए स्पीड क्या होगी अगर वो इसी डिस्टेंस को 30 मिनट में कवर कर लेती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया जो आपका S1 इंटू T1, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है दोनों केसेस में, तो हमने दोनों केसेस को बराबर कर दिया। और आपको मालूम है S इंटू टू ही डिस्टेंस होता है, तो पहले केस का S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। ठीक बात है, S1 क्या होगी, स्पीड क्या होगी, वो आ गई आपकी 64। आपका टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट। अब यहाँ पे मिनट को किलोमीटर, मिनट को आर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको टाइम दिया गया है वो भी मिनट के अंदर है। ठीक है ना, तो खामखा आप दोनों में 60 से डिवाइड करेंगे, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस झंझट में आपको पढ़ना ही नहीं है। 64 इंटू 40 दिया गया, ठीक है, 64 इंटू 40 हो गया। S2 हमको निकालना है, S2 हमको निकालना है, T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। बात बिल्कुल ठीक है, तो हमने क्या किया, 64 इंटू 40 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपके पास आ क्या आ गया, आपके पास आ गया 256 अपॉन 3, यानी आपके पास आ गया 233.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, 35 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात आपको। तो ये तो हो गया आपका मेथड 1। अच्छा, अब मेथड 2 देखिए क्या हो गया। अगर किसी इंसान को रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग है तो वो क्या कर सकता है, वो इसको और भी आसानी से कर सकता है। बस ये भी आसानी था मेथड, बस वो दूसरे मेथड से कर सकता है। क्या है वो दूसरा मेथड, देखिए मेथड 2। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपका डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है, देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। जस्ट अ सेकंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैंने पहला वाला केस माना, स्पीड क्या है आपकी, डी तो सेम ही है दोनों केसेस में, तो यहाँ पे तो 1 लगाने की जरूरत ही नहीं मुझे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपका जो है डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या होगी, S1 इज इक्वल टू डी अपॉन T1, और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू डी अपॉन T2। ठीक बात है। अच्छा, अब मुझको देख बताइए, S1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है T1 के, और S2 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है T2 के। और ये तो आपको प्रैक्टिकली भी पता होगा कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है तो टाइम कम लगता है उतनी ही दूरी ट्रैवल करने में, और अगर स्पीड बहुत कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में। समझ गए। तो इसको क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि जैसे आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो क्या दिया गया, पहले वाले केस में क्या टाइम लग रहा है और दूसरे वाले केस में क्या टाइम लग रहा है। पहले वाले केस में टाइम लग रहा है आपको 40 मिनट का, दूसरे वाले केस में वहीं वो टाइम घटकर कितना हो जा रहा है, वहीं वो टाइम घटकर 3 मिनट हो जा रहा है। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, इनका अब रेशियो को उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना, रेशियो निकाल लेते हैं, पहले रेशियो क्या आ जाएगा 4:3, तो ये तो टाइम का रेशियो आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछे स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड का रेशियो इसका उलट होगा। अगर उसका टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड कम है, तो इसका मतलब 3 वाला राइट में आएगा और 3 वाला लेफ्ट में आ जाएगा, 4 वाला राइट में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, तो ये तो क्या स्पीड का रेशियो, यानी केस 1 में उसकी स्पीड कितनी चलनी चाहिए, 3 चल रही थी, तो उसकी केस 2 में स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको वैल्यू दी गई है 64 की, हमको तो भैया 3 बोला जा रहा है पहले वाले केस में, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं 64 है। तो इसका मतलब जो हमने माना है, हमने क्या माना, हमने 3 माना अपनी तरफ से, तो यानी 3 की वैल्यू 64 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 64/3। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, केस 2 में किस स्पीड से दौड़ रहा होगा वो, तो यानी हमको 4 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 256/8, यानी क्या 256/3। ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आएगा, यानी 85.33 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात आपको। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहे हैं उनसे, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो लीस्ट नंबर निकालिए 5 डिजिट का, सारे ही 5 डिजिट के नंबर है, इसमें लीस्ट ढूंढ लीजिए सबसे पहले, और वो बताना है हमें कि वो 91 से डिविजिबल होना चाहिए, 91 से डिविजिबल होना चाहिए। एक बार बताइए इसमें लीस्ट कौन कौन सा है। इसमें लीस्ट आपको दिख रहा होगा, ये है सबसे लीस्ट। ठीक है, ये सबसे लीस्ट है। और एक बार मुझे बताइए, इसको बाहर निकालिए जरा, ये जो इसमें भेस बदला हुआ है ना, इसको थोड़ा सा खोल के रखिए अपने सामने। 101 इंटू 10 लिखा हुआ है, ये तो आप बहुत जाना पहचाना है, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसके बेसिक्स पे भी ये चीज़ बताई जाती है कि 1001 क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है 13 इंटू 7 इंटू 11 का। समझ में आई बात आपको, मेरी बात नहीं मानते मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 13 इंटू 7 क्या होता है, 91 होता है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 910 और अपन 9 91। ठीक है, तो 10 और 101, तो 1001 क्या है, 1001, तो ये तो अपने आप में ही 13 इंटू 7 इंटू 11 का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब 13 इंटू 7 यानी 91 से तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सीधा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात, मेथड 1 है। अगर आपको इनकेस नहीं भी पता होता ये बात, अगर मान लीजिए आपको ये बात नहीं पता, तो भी आप क्या करेंगे, तो भी आप सीधा सीधा डिविजिबिलिटी चेक करके देख लेंगे। डिविजिबिलिटी किसकी चेक करेंगे, 13 और 7 की चेक करनी है आपको, और सबसे छोटे वाले में चेक करनी है। तो सबसे छोटा वाला तो यही है 10010, तो सबसे पहले आप इसी को पिक करेंगे। तो ठीक है, हमने पिक किया इसको, इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं मेथड 2 में। जस्ट अ सेकेंड, जिसकी डिविजिबिलिटी चेक कीजिए मेथड 2 में। तो 10010, ठीक है, 13 और 7, तो मैं पहले किससे डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ, मैं 7 से चेक करता हूँ। तो 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 4 जा 28 और 7 3 21, कट गया पूरा का पूरा 7 से। ठीक है, अब किससे चेक कीजिए, अब आप चेक कीजिए 13 से। तो 10010 अपॉन 13, तो 13 7 जा 91 और फिर बचा 91, तो 37 जा 0 आ जाएगा। तो 770 चला जाएगा 13 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों से चला गया, 13 से भी चला गया और 7 से भी चला गया, और ये है भी सबसे छोटा सारे ऑप्शंस में, सबसे छोटा है सारे ऑप्शन में। तो सबसे पहले चेक भी हमने यही किया, तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जाएगा 10010। मेथड 2 से हमारा क्लियर हो गया। समझ में आ गई बात आपको, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी यहां पर ये मत कीजिए आप। देखिए वैसे तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमको हर जगह पर टाइम बचाना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना कि मैं यहाँ पे कॉस की फॉर्म में, इसको आप यहाँ पे कॉस की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। आप यहाँ पे कॉस को बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप 90 माइनस 55 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 35 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि हाँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉस 35 लिख सकता हूँ का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 35 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों 1 हो गए आपके। ठीक है, लेकिन इसमें आपने टाइम बर्बाद कर दिया। आपको क्या देख रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, कैसे डील करना है, आपको सीधा ये देखना क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। आपने दिया 5 और 5 10 हो गया, फिर 5 + 3 8 यानी 9, हाँ सम 0 हो रहा है यानी 1 हो जाएगा आंसर, सीधा आंसर लगाएगा। समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि जब भी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे आप इसको जो इसमें कॉस में चेंज करेंगे ना, जैसे आपने दोनों को साइन साइन में लिख दिया, तो दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे ही 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा दोनों का सम, तो फिर आप जब इसको कॉस में चेंज करेंगे ना, तो दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे अपने आप। तो कुछ नहीं करना, जैसे ही आपको दोनों साइन साइन दिखें तो तुरंत देखिए क्या दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है, और जैसे ही दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है उसको 1 मान के आगे बढ़ जाइए। समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि प्लस का ऑपरेशन करना बहुत आसान होता है कंपैरिजन में माइनस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखने के लिए मैं पहले बता दूं आपको क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा करने का। मैं क्या करता हूँ, मेथड 1 लिखिए। ठीक है, जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको कुछ जानकारी नहीं, आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देखिए एक बार पता है कि इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट 4:3 और -2:1 है, 2 -2, 1 है। ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -2 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। इस तरीके से पता है आपको, ऐसे ही देखा जाता है। अच्छा, अब आपको एक बात मालूम है, जो डायमीटर है उसके जो एंड पॉइंट है वो सर्कल पर लाई करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई नई बात नहीं बोली मैंने भाई। कोई भी सर्कल है, जैसे मान लीजिए अगर ये एक सर्कल है और इसके मैं एंड पॉइंट जोड़ दूं ऐसे करके, तो ये जो ये डायमीटर होगी इसकी, मान लीजिए सेंटर है, तो इसके जो एंड पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करते हैं, ये अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, अगर ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो ये सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने जो है इन जो वैल्यू दी है ना, कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं एक्स और वाई के, हमने इनको जो है इस इक्वेशन में डाल दिया।
अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, अब कौन सा हमको डालना है। एक बात का देखिए, आप ना मेंटालिटी समझने की कोशिश कीजिए जो एग्जामिनर है उसकी। वो जो 4/4 डालेंगे ना, तो हो सकता है वो सब में सेटिस्फाई कर जाए, आपका काम बढ़ जाएगा, फिर आपको -2,1 डालना पड़ेगा। आप पहले ही बाद वाला डालिए, समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचेगा, एग्जामिनर सोचेगा 4,3 डालेंगे सारे सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो 4,3 में सबको सेटिस्फाई करा देगा, लेकिन -2,1 में वो रिजेक्ट करवाएगा ऑप्शंस को। तो इसकी वजह से आपको सबसे पहले ही वो डालना है जो बाद वाला है, यानी -2,1 डालिए। ठीक है, -2,1 डालते हैं। देखिए मेथड 1 में मैं डालता हूँ पहले ऑप्शन में। जैसे मैंने पहले ऑप्शन में -1,2 डाला तो क्या आएगा मेरे पास, 2 2 या 4, तो 5 आ गया, दोनों का सम 5 आ गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये 5 तो हर जगह पर ही आएगा, ये 5 तो आपको हर जगह पर दिखाई देगा, तो यानी 5 तो आपको हर जगह लिखना है। अब आपका आ जाएगा माइनस इंटू माइनस, तो आपका +4 आ जाएगा, -2 इंटू -2 +4 हो गया। अच्छा, फिर -4 इंटू 1 यानी -4 हो गया, तो आपके पास 0 से कैंसिल हो गया, 3 के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक बात है। फिर देखिए ऑप्शन 2 आपका x² + y² 5 हो जाएगी वैल्यू, फिर -6 इंटू -2 यानी +12 हो गया। फिर आपके पास क्या है, आपके पास है +2, और ये 3 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, इतनी बड़ी वैल्यू है, रॉन्ग, नहीं हो सकता बराबर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या देखिए, फिर आप उसके बाद देखिए अपना ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड में कैसे देखेंगे, ऑप्शन थर्ड में आप देखिए 5 है आपके पास, x² + y² की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो वो तो 5 ही रहेगा। -2 इंटू -2 करेंगे और +4 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, यही तो हमारे क्वाड्रेंट है। तो 5 + 4 + 4 ये भी नहीं बराबर हो सकता, 5 के बराबर कैसे हो जाएगा, 8 जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। अब आप देखिए अपना लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, लास्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ। 5 हो जाएगा दोनों का सम, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और -4 इंटू 1 +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 हो जाएगा, = 5। तो हाँ 5 होता है, ये तो एक्जैक्टली 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो हमारा 5 आंसर आ गया, यानी यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन फोर्थ में। क्वेश्चन ऑप्शन फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। समझ में आएगी। ये हमने कैसे सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया जब हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया सामने, तो अब हमको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी। तो अब देखिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए आप, मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। एक देखिए आपके सामने ये रहा सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल है। अब मैं मानता हूँ इसका जो सेंटर है ना, मान लीजिए वो मैंने अपनी तरफ से मान लिया h, इसका मैंने सर्कल क्या माना, इसका सेंटर क्या माना, इसका सेंटर माना मैंने h, ये h है। ठीक है, ये मेरा h है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी इसकी रेडियस में मान लेता हूँ r। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्कल होता है ना, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है x - h का होल स्क्वायर, यानी जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ना उसको घटाइए। तो x वाले में से मैंने h घटाया जो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया, और y वाले में से k घटाया मैंने, इनका स्क्वायर को ऐड किया, = रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई आपको इतनी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को ना हमको खोलना है, ओपन करना है इस इक्वेशन को। तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन कैसे करेंगे, तो आपका आ जाएगा x² + h² + 2hx। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आपको इस पूरी इंफॉर्मेशन से जो काम की चीजें वो निकाल के दूंगा, और आपको तुरंत ऑप्शन देकर रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इनमें से पता होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज देखनी है। केवल 1 या 2 चीज देखनी होगी सारी इक्वेशन में, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। y² + k² - 2ky। ठीक है, = r² के बराबर है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x² + y² + 2xh, सॉरी यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 2xh आएगा, और आपके पास क्या है, आपके पास आया 2ky + k² + r² = 0। ठीक है। अच्छा, अब एक बार बताइए मुझको, ये क्वेश्चन आपको दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, यहाँ पे h² और आएगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह पर यहाँ पे h² आउटपुट कर देता हूँ, 0 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझको h और k की वैल्यू पता करनी है मुझको h और। अब बताइए इस वाली इक्वेशन से अगर आप h निकालना चाहते हैं, जस्ट अ सेकंड, अगर आप इस वाली इक्वेशन से h निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मतलब x के कोफिशिएंट को अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक बात है। देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा -2hx लिखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस कह रहा हूँ इस पूरे टर्म को अगर आप -1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो x का कोफिशिएंट बचेगा ना खाली, तो वही h की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ और hx आया। अब जो x का कोफिशिएंट बचा वो क्या होगा, वही h की वैल्यू, यानी वही हमारा सेंटर हो गया। ठीक बात है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको किसी सर्कल की, आपको ना ये इक्वेशन दी हुई है, इस तरीके की आपको इक्वेशन दी हुई है पूरी, है ना, और आपको क्या निकालना है, आपको सेंटर निकालना है सर्कल का। सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे जो x का कोफिशिएंट है ना उसको हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए 1/2, -हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आए
एक्स का कॉफिशिएंट वही जो है एच, वही सेंटर हो जाएगा सर्कल का, तो यानी एच। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही काम करना है आपको, इस पूरी इक्वेशन को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस आ गया, के वाई आ गया, और जो वाई का कॉफिशिएंट बचा जो कि के है वही आंसर हो जाएगा सेंटर, तो सेंटर ऑफ सर्कल एच, के आ गया। ये तो आपको समझ में आएगा कि अगर इक्वेशन खोल के दी गई है आपको, ओपन फॉर्म में दी गई है इक्वेशन, तो आपको सेंटर कैसे निकालना है, केवल एक्स का कॉफिशिएंट देखिए, एक्स का कॉफिशिएंट देखिए, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे उसको, और जो आप बचेगा आपका वो एच हो जाएगा। और आपका जो, अगर आपको y का कॉफिशिएंट देखना है तो y के कॉफिशिएंट में क्या देखना है आपको, -हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो बचा है y के अलावा वो सारा का सारा आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी k हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब ये वाला जो आपको दिया हुआ है ना, ये कांस्टेंट टर्म से पूरा, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने क्या लिखा इसको, मैंने लिखा इसको h² + k² + r² = कांस्टेंट। ठीक बात है, कुछ नया नहीं लिखा मैंने इसमें। अच्छा, अब आप इस चीज को ऐसे देखिए, अब मुझको ना r की वैल्यू निकालनी है, r² की वैल्यू निकालनी है, तो r² की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे आपका जो है -h² - k² + c, ठीक है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी r² की वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड, ये क्या है, इसका अंडर हटा दीजिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये r² की वैल्यू होगी, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है r की वैल्यू, खाली r की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे तो आप r = h² + k² और -c, ठीक है ना, माइनस साइन को अपोजिट ही तो करना है हमें केवल, तो h² + k² और -c कर देंगे अंडर रूट में, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। चलो ये बात समझ में आ गई बात आपको। तो ये तो मैंने इतनी राम कहानी बताई आपको, लेकिन आपको यूज कैसे करनी है राम कहानी, देखिए हमको इतना सारा ध्यान नहीं देना, ठीक है, इतना सारा ध्यान देंगे तो फिर तो क्या फायदा एप्टीट्यूड का, ठीक है ना, हमको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, मेथड 2 देखते हैं आप करने का, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप, देखिएगा आप, कुछ नहीं करना, मेथड 2 देखिए, ऑप्शन देखा नहीं आपने, क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इसका सेंटर्स क्या है, ठीक है, सेंटर्स क्या है इसके मुझे नहीं पता, मैं निकालता हूं। देखिए, एक तो आपको ये बात पता है कि सेंटर्स क्या होंगे, डायमीटर जो होता है उसका, मेथड 2 जो डायमीटर होता है उसका ही जो मिड पॉइंट होता है वही सेंटर्स होते हैं, समझ में आ गई। तो ये आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसका कीजिए 4 - 2/2। देखिए आपको समझ में नहीं आती है ये वाली बात, तो आप एक बार जानिए, देखिए आपके पास ये सर्कल है, इसके 2 कोऑर्डिनेट हो गए, ये x1 ये y1, ये 1x1 y1, ये हो गया आपके पास x2, ये हो गया y2। अब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने, तो क्या होंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मिड पॉइंट निकाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसी तरीके से मिड पॉइंट निकाला, तो 4 - 2/2 किया और 3 + 1/2 किया, ठीक है। तो मेरे पास मिड पॉइंट क्या आ गया, मेरे पास मिड पॉइंट आ गया आपके 1 और 2। समझ में आई बात आपको, यानी जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 2। एक बात बताइए, तो यानी जो इक्वेशन लिखी है ये भी इसी सर्कल की इक्वेशन है, यानी यहाँ से जो सेंटर निकल के आए कोऑर्डिनेट इन सबसे, वो भी 1, 2 होने चाहिए, है ना। तो ठीक बात है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये बात सही है कि नहीं, कितनी बात में दम है, मैंने क्या वेरीफाई करते हैं। तो 1, 2 आ गए मेरे सेंटर्स के जो इक्वेशन है उसके, 1, 2, जस्ट अ सेकंड, 1, 2 हो गए सेंटर्स ऑफ जो आपका सेंटर है सर्कल का। अच्छा, यहाँ से निकालिए क्या आएगा, यहाँ से आपका 1 आ गया, यहाँ से आपका 2 आ गया, ठीक है। क्या किया आपने, -2x है ना, इसको सीधा -1/2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो आपके पास खाली x आ गया, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट 1 ही हो गया, तो यानी यहाँ से मेरे सेंटर आ गया 1, और यहाँ पे आपने क्या किया, -4y को -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y आ गया, तो यानी 2 आ गया, तो 1, 2 आ गया। यहाँ पे मेरा सेंटर कितना आ गया, यहाँ पे मेरा सेंटर 1, 2 आ गया पहले ऑप्शन में, ठीक है। अब बाकियों को चेक करते हैं, बाकियों को मैंने चेक करने बैठूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1, तो यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरा ऑप्शन तो 1, 2 है सेंटर, लेकिन ये बता रहा है कि 3, -1 है, नहीं है, ठीक है। इसको देखिए, अब आप इसको जब देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा 1, -2, लेकिन मेरा आंसर, मेरा क्या है सेंटर 1, 2, यानी ये भी मेरा पॉसिबल नहीं है, सही बात है बिल्कुल। अच्छा, अब इस वाले को चेक करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे तो 1, 2, यानी ये सही है। तो यानी कुल मिला के पहला और चौथा ऑप्शन जो था वो मैं रिजेक्ट नहीं कर पाया, बाकी सारे ऑप्शन मैंने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो आपने देखी सेंटर की कहानी, ये क्या देखा, ये तो आपने देखी सेंटर की कहानी, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि रेडियस बताइए सर्कल की, तो रेडियस क्या होगी, आपको पता है रेडियस क्या होती है, रेडियस होगी हाफ ऑफ जो डायमीटर है उसका हाफ होती है, और डायमीटर की लेंथ कैसे निकलेगी, जो डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे इस वाले इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपके पास आ जाएगा हाफ, और आपने x1 x2 का डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा होगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 3 - 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यानी आपके पास क्या आ गई अल्टीमेट वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 और √40, यानी इसको आप लिख सकते हैं √10। तो रेडियस जो आ गई मेरे पास क्या आ गई, √10 आ गई, रेडियस क्या आ गई, रेडियस आ गई मेरे पास √10, ठीक बात है।
अब आप क्या कीजिए, पहले और चौथे ऑप्शन में आप चेक कीजिए पहले ऑप्शन को। इसमें हम रेडियस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे तो आपके पास आता है एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और माइनस सी, ठीक बात है। और सी कहाँ आता है, जब सी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, ठीक है, वो वाला होता है ये। समझ में आ गई ना बात आपको, क्योंकि आपने जो इक्वेशन देखी है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन देखी है उसमें सारी की सारी वैल्यूज जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, आपको सारी की सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में करनी है। हाँ, यहाँ पे देखिए एक वो गलती हो रही थी ना साइन के लेके, वो इसलिए गलती हो रही थी क्योंकि यहाँ पे जो एच है ना, यहाँ पे जो आर है, जब मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड में आर आएगी नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जाएगा नेगेटिव साइन। क्या वो यहाँ पे आर राइट हैंड साइड में लिखी हुई थी ना, आर जो है, लेकिन जब मैं इसको लेफ्ट में लेके आया, यानी यहाँ लेके आया इस जगह पर, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, यानी आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। तो इन्हें आपकी वैल्यू क्या होगी, अल्टीमेटली आप जो है आर को राइट हैंड साइड में लेके आइए, जस्ट अ सेकेंड, आप जो है क्या कीजिए, आप जो है आर को राइट हैंड साइड में लेके आइए और सी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो आर होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस सी के बराबर होगा, ठीक है। तो यही हमारा इक्वेशन है। अच्छा, अब देखिए इसको, अब हमको निकालनी है रेडियस। तो रेडियस क्या होगी सर्कल की, रेडियस हमने निकाली √10 है अपने तरीके से, हमने अपने वाले मेथड से निकाल दिया जो हमारा फॉर्मूला है डायमीटर का हाफ करके कि हमारी रेडियस तो √10 होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा जो सेंटर है वो इसके हिसाब से भी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और इधर जाएगा -3 हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा ये तो, और माइनस और -3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया 1 + 4 + 3 यानी √8 आ गई। लेकिन √8 तो नहीं है हमारी रेडियस तो √10 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो मजबूरी है फोर्थ ऑप्शन का आंसर होना, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं अपनी शांति के लिए। देखिए इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर भी 1,2 है, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक बात है, माइनस ऑफ -5, ठीक है ना, क्योंकि इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो -5 बन जाएगा, यहाँ पे क्या आता है -5 आएगा, ठीक है। तो 1 + 4 + 5 इसको अंडर रूट करेंगे यानी √10 आ जाएगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन फोर्थ क्या है हमारा, ऑप्शन फोर्थ ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में एक बात आपको, पहला मेथड क्या बताया, सीधा वैल्यू पुट करके देख लीजिए। दूसरा मेथड क्या बताया, सेंटर चेक कर लीजिए, और सेंटर चेक करने के बाद भी कोई ऑप्शन रिजेक्ट हो तो क्या कीजिए, सीधा रेडियस चेक कर लीजिए, ठीक है। रेडियस चेक करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो 2 मेथड हो गए आपके, ठीक है। एक और मेथड क्या हो सकता है, देखिए एक मेथड हो सकता है सीधा कन्वेंशनल तरीका, क्या जो बोल रहे हैं वो करते रहो, मैं बोलता हूँ जो बोल रहे हैं वो करते रहो। एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका अभी समझाता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसको हटाया, यहाँ से हटाया, देखिए अब स्क्रीन क्लियर होगी, समझने की कोशिश कीजिए आगे। जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ अ सर्कल जो होता है उसको अगर मैं लिखना हो, मतलब अगर मुझे सेंटर पता हो सर्कल का और उसकी इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया था, है ना। इसी तरीके से तो लिखते हैं, यहीं पे तो मैंने यही तो चीज़ बताई थी कि अगर आपका जो है सर्कल का, अगर आपका सर्कल का सेंटर एच है और कॉमा के एच कॉमा के है सेंटर और रेडियस आर है, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो मैंने बताई थी आपको इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी नॉलेज को यहाँ यूज़ करना है। मेथड 3 देखिए, अगर आपको प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे आप, देखिए मेथड 3। इसमें आपको पता है सेंटर क्या आ गया 1,2 आ गया, और जो रेडियस निकाल चुके हैं वो निकाल चुके हैं √10, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, और r कितना है √10, यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा खाली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, चलो इसको ओपन करते हैं, ओपन करने बैठेंगे हम, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये -2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 4y इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया -2x और -4y, और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ये 1 + 4 5 हो गया। तो 5 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो आपके पास 10 - 5 यानी 5 बचेगा। क्या ये क्वेश्चन कहीं दिख रही है आपको, यहाँ पे तो 3 आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है पहली इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 6/2 है, ये तो पूरा ही अलग हो गया, -2, और ये तो -4 आ रहा है हमारी जगह पे, यहाँ पे +4 आ रहा है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। लास्ट वाली को चेक करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 4y इज इक्वल टू 5, यानी हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड 3 आपका क्या हो गया, मेथड 3 आपका प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड हो गया, जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो चाहिए तो आप सारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं टाइमलाइन पर भी शो कर दूंगा कि कितने टाइम पर है ये क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को टाइम सेव हो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन,
आई थिंक 14 क्वेश्चन था क्या वो, जस्ट लेट मी चेक। नहीं, बीच में एक स्लाइड वो रह गया PDF, ठीक है जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, चलिए ये देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं सीधा एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला हो जाएगा ये तो, ठीक है। क्या है आपके पास बोला जा रहा है, साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है, साइन एक्स पता है आपको, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स है आपका 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आपको कॉस की वैल्यू निकाल दी, कॉस के टर्म में। तो कॉस कैसे निकालते हैं, जब बेस पता होता है। बेस कैसे निकाला जाता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दीजिए, उसका अंडर रूट ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास बेस आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस, तो मतलब 9 हो गया, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, तो मतलब इन दोनों घटा देंगे तो क्या आ गया, बेस हमारे पास आ गया √5। ठीक बात है, बिल्कुल। अब हम कॉस का कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, आप देखिए, मैं आपको 2 फॉर्मूले बताता हूँ। साइन 3x का फॉर्मूला होता है आपके पास 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। और cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो बड़ी बड़ी पावर होती हैं वो जनरली बाद में आनी चाहिए, है ना। हमारा मतलब ऐसी मेंटेलिटी होती है ना कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो शुरुआत में हम लोग सॉल्व करते हैं, आसान आसान चीज़ें, बड़ी चीज़ों को लास्ट के लिए रखते हैं। तो साइन तो कुछ कुछ इसी तरीके से फॉलो करता है। तो साइन वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कैसे, साइन 3x है तो 3 साइन x आ जाएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, चाहे तो साइन 3 में आए, साइन 3x की फॉर्म में आए, 3 साइन x की फॉर्म में आए, या फिर 3 जो है पावर की फॉर्म में आए, यानी क्यूब बन गया है, तो 3 तो हर एक्सप्रेशन में आएगा। और आपको मालूम है 4 बड़ी संख्या है तो 4 सबसे बाद में आना चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब सारी चीज सेम रहने वाली है, बस इनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जो कॉस है वो उल्टा चलता है। तो कॉस क्या है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू दे देगा 4 cos क्यूब x, और उसके बाद आएगा माइनस 3 cos x, ठीक है। मतलब कुछ कुछ मैं हिंट दे रहा हूं आपको कैसे आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आपको इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, आपको बेस की वैल्यू हमको पता है √5 है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, आपका ये हो जाएगा cos 3x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो 4 इंटू कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स आपका हो जाएगा, कॉस एक्स निकालो सबसे पहले। तो कॉस एक्स बेस है √5 और हाइपोटेन्यूज है √3, वो हाइपोटेन्यूज है खाली 3, तो इसका वो करेंगे तो 5√5/27, ठीक है। माइनस 3 इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, √5/3, ठीक है। अच्छा, अब आप 3 से 3 कैंसिल मत कीजिए क्योंकि एलसीएम लेना है आपको। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या आया 20√5, क्या आया हमारे पास आया 20√5/27 माइनस 9 3 27 और अपॉन 27, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली आया 27, माइनस का 7 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 7 आएगा। तो माइनस का 7 जब आएगा तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस का 7 अपॉन 27 इंटू √5। तो इसका मतलब ऑप्शन है कोई जो पॉजिटिव में हो उनको हटाओ। देखिए जो ऑप्शन पॉजिटिव में थे मैंने हटा दिए, यानी 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, 2 बचे, ठीक है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, तो -7 इंटू 2.2 समथिंग होता है, जो आपकी 5 की वैल्यू होती है, √5 की जो वैल्यू होती है, तो 27। आपके पास ये क्या आएगा, आपके पास ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 15 पॉइंट क्या आया, 14 और हाँ, तो आपके पास आया 15.4 अराउंड। ये आपके पास क्या है, आपके पास आया 14.4 अराउंड, 15.4 अराउंड, ठीक है। और नीचे है 27। एक बताइए 27 का आधा क्या होता है, 27 का हाफ होता है 13.5, यानी अगर 0.5 के अराउंड नेगेटिव साइन है, अगर ये जो है 13.5 मतलब 0.5 क्या होगा इसका 27 का, मतलब आधा क्या होगा 27 का 13.5, यानी ये आधे से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू यानी नेगेटिव साइन के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑप्शन 4th, जो कि ये आपका -0.5797, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 4th। समझ में आई बात आपको, चाहे तो एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं, बस उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ही तो करना है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4th हो गया आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ मैं थोड़ा। चलिए देखिए 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इसमें कुछ बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट मुझको मालूम है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, देखिए आपने जो क्या था, प्रिंसिपल कितना था 24, और वो मिले कितने आपको, कुछ टाइम के बाद 56 रुपये मिले, तो यानी इंटरेस्ट कितने का मिला, 56 रुपये। आपको लगाए कितने थे 24, मिले कितने 56, यानी इंटरेस्ट हो गया आपका 32 रुपीज़ का, ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट आ गया 32 रुपीज़ का। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 24 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 16% पर एनम।
तो 16% हो गया। इंटू टाइम आपको निकालना है, अपॉन 100 आता है इसमें, ठीक है। आपने क्या किया, 16 2 जा 32 और 2 12 जा 24, तो आपके पास क्या गया, आपके पास अल्टीमेटली आ गया 100/12 इज इक्वल टू टी, ठीक बात है। यानी आपके पास आ गया 25/3 इज इक्वल टू टी। और 25/3 को क्या लिख सकते हैं, 25/3 को लिख सकते हैं 8 + 1/3, ठीक है। तो यानी 8 साल 8 ईयर्स हो गए, और प्लस 1/3 ईयर्स, तो 1/3 ईयर्स का मतलब क्या होता है, 1/3 साल। 1/3 साल का मतलब 12 से महीने का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने महीने हो गए, तो मतलब हो गया आपके पास 4 महीने, ठीक है ना, 4 मंथ्स। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात आपको। 25/3 को क्या लिखा हमने, 25/3 को लिखा 8 + 1/3, 8 का मतलब हो गया 8 साल, और 1/3 साल का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी 1/3 साल का मतलब 1/3 × 12 यानी 4 महीने। तो ऑप्शन हमारा 4 हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी ये रहा। इस क्वेश्चन में कुछ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। तो क्या है, एक काम को जो है ए, जस्ट अ सेकेंड, एक काम को जो है ए 12 दिन में करता है, और उसी काम को बी जो है कितने दिन में करता है, उसी काम को बी जो है 16 दिन में करता है, ठीक है। तो मैं इसका जो है डायग्राम बना लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। इसका डायग्राम बनाता हूँ, देखिए ए जो है क्या करता है, एक काम को 12 दिन में करता है, तो बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक बात है। फिर ये क्या बोलते हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि आपका जो है अगर दोनों मिलकर जो है काम करें 4 दिन तक, तो पहले तो देख लेते हैं टोटल काम क्या होगा। टोटल काम पता है आपको, एक 12 दिन में कर रहा है, 20 16 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने बताया था जो बड़ी वैल्यू उसको ले लो, 16 को ले लिया, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया सारे फॉर्म्स में, 2 2 4 2 8 2 16 हो गया, ठीक है। अब मुझको 12 चाहिए, 12 कैसे बन सकता है, मुझको एक 3 चाहिए होगा तभी 12 बन पाएगा, तो मैंने एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मेरा एलसीएम क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया 48। तो 12 4 48, यानी ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा, और 16 3 48, यानी बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। तो ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है। समझ में आ गई बात आपको, क्या बोला जा रहा है। लेकिन वो दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, वो दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। यानी अगर एक दिन में ए जो है 4 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, अगर वो दोनों मिल जाए, दोनों इकट्ठे होकर काम करें, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर देंगे। लेकिन वो एक दिन नहीं काम कर रहे, वो 4 दिन काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितने काम करेंगे, 4 दिन में काम करेंगे 7 × 4 यानी 28 काम, ठीक है। कितना काम बचा है इसका फ्रैक्शन पूछा है, तो 28 काम हो गया, 48 काम टोटल था, तो यानी 20 काम बच गया। 20 काम क्या हो गया, 20 काम अभी बच गया। और टोटल काम था कितना, रेशियो निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, तो टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल था 48। तो इसका मतलब 4 से काटेंगे इसको, तो 4 5 20 और 48/4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 5/12, यानी ऑप्शन 3 हो गया। समझ में आ गई बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन बॉयज व्हेन कंपेयर टू गर्ल्स। तो देखिए व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन बॉयज व्हेन कंपेयर टू गर्ल्स, तो कितनी ज़्यादा है, मतलब जो तुम्हारे बॉयज, जो तुम्हारे बॉयज हैं वो कितने ज़्यादा हैं गर्ल्स से, यही निकालना है इसमें, ठीक है। तो निकालते हैं, हमारा सिंपल मतलब कैलकुलेशन करवाते हैं ये लोग बस। देखिए 65 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 और आपका हो जाएगा 24 124, और इसमें 60 जोड़ते हैं 184, और 184 में 61 जोड़ते हैं तो आपका क्या जाएगा 5 + 40 + 245, ठीक है। 245 आ गया आपका बॉयस वाला, 245 हो गया बॉयस। और फिर क्या बोला 58 और 57, तो क्या आ जाएगा 115, 115 और 62, 115 और 62 कितना आ जाएगा 7 7 और 1, तो 1 1 7 और 59, तो 16 18 16 और 7 और 1, तो 176, ठीक है। तो आपके पास बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ तो हो गए 245 और गर्ल्स कितने होगी 176। तो बॉयज़ कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं वो निकाल लेते हैं। कंपेयर टू गर्ल्स, गर्ल्स से कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर में तो 176 आएगा, और आपके पास ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 24 और आपके पास 69, ठीक है, इंटू 100, ठीक बात है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 4 जा 16, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक बात है। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, हाँ, तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 25, ठीक है। तो आपके पास क्या आया 69 × 5 × 5 और अपॉन 44,
फिर इसको करेंगे 5 रेंज 45, 5 6 30 तो 345, और आपके पास 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, क्या है आपके पास अल्टीमेटली, आपके पास अल्टीमेटली आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास आया 5 5 25, 5 4 20 22, 5 से 15 17 और आया 44। तो इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, फिर से 11 4 44 और 4 4 16, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, ठीक है। अब आप इसको जो है काटेंगे 11 से, तो 11 3 11 4 तो जा नहीं सकता, 11 4 जा नहीं सकता, वरना 11 4 44 हो जाएगा, तो यानी 3 जाएगा, ठीक है ना, 11 3 33 जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया जो 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन 4, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से आपको डील करना है इस क्वेश्चन को, एग्जैक्टली मत निकालिएगा, ठीक है ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशन करवा रहे हैं बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप जरा, देखिए मैं पता है क्या है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसमें मुझको एक्स स्क्वायर जो है दिखाई दे रहा है हर तरफ, यानी यहाँ पे अभी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट तो है ही ना, एक्स की पावर 4 है लेकिन उसमें भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स क्यूब है उसमें भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला। अब आप देखिए क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये बचा आपके पास, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी चाहिए आपको, कैसे करेंगे, आप इसको एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर जो अंदर वाला जो फैक्टर है ये वाला, इसमें आपको 2 दिख रहा है आपको, क्योंकि आपको पता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 तो आना ही आना चाहिए। तो यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के साथ आपने 2 जो मल्टीप्लाई किया है ना, उसको आपने अलग कर दिया, यानी आपके साथ आपके 4 कुछ आएगा, और आपके पास माइनस क्या करना है, माइनस लगाना नहीं है अपनी तरफ से, एक सेकंड हो जाएगी, माइनस का भी आपको सही से हैंडल करना है, प्लस ही रखिए, एक्स के साथ तो कोई माइनस आएगा ही नहीं, तो यानी ये जो 2 है, 2 तो अपने आप में 2 ही रहेगा, कोई माइनस नहीं आता, एक्स के साथ भी अपना कोई माइनस नहीं है, तो इसका मतलब जो माइनस आया है वो इस डिजिट से आया है, जो आखिरी वाली डिजिट से, और 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरा 8 बन जाए, तो यानी मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूं और माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। और क्या मेरा यहाँ पे आखिरी में -4 का स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा जो रिक्वायर्ड है, हाँ बन जाएगा, क्योंकि मुझको रिक्वायर्ड 16 चाहिए, और 4 का स्क्वायर करूंगा, नेगेटिव के 4 का स्क्वायर, तो भी मेरा 16 बन जाएगा। तो यानी मेरा अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो मेरा अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर बना क्या, वो बना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, आप x -4 की वैल्यू निकालिए, x -4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये जो हमको दिया हुआ है ना, इसको देखिए, ये x प्लस 1/x को जब आप ऐड करेंगे ना, तो क्या आएगा आपके पास आएगा 2 + √3 और 2 - √3, दोनों रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। जब भी इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कर लीजिए, 2 का स्क्वायर किया मैंने 4 आया, और 3 का स्क्वायर किया मैंने √3 का स्क्वायर किया तो 3 आया, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आया, 1 आया। तो जब भी स्क्वायर का डिफरेंस करके 1 आता है, तो इसका मतलब जो नंबर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, समझ में आ गई, x और 1/x क्या हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, सीधा मतलब। अगर आप इसको 2 + √3 लिख रहे हैं तो उसको 2 - √3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, रैशनलाइज करेंगे तो उसमें जो फैक्टर है वो 1 का जो है कोई फर्क नहीं डालेगा, सीधा आपको नेगेटिव साइन लगा देना है। तो जब आपने x + 1/x लिखा ना, तो वो कितना हो गया, वो हो गया आपके पास वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास आ गया 2 + √3, 2 + √3, और क्या आ गया अगला 2 - √3, तो यानी √3 से √3 कैंसिल हो गया, x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 4 के बराबर होगी, ठीक है। तो x + x की वैल्यू जब 4 के बराबर होगी, तो x - 4 की वैल्यू कितनी होगी, x - 4 की वैल्यू होगी -1/x के बराबर। अब एक बात का ध्यान रखिए, माइनस ये जो x है ना, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो x × x - 4, और इस पूरे को -1 के बराबर है, ठीक है ना। x × x - 4 किसके बराबर है, x × x - 4 जो है आपका -1 के बराबर है। तो आपने क्या किया, यहाँ से जो आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, आपने जो है जो x है और जो x - 4 है, ये जो पूरा स्क्वायर है ना, इसको पूरे को बाहर ले लिया, ठीक बात है भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लिया। फिर x × x - 4 की वैल्यू किसके बराबर है, x × x - 4 की वैल्यू है -1 के बराबर, तो आपने यहाँ -1 की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया, यानी 1 आ गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3, ठीक बात है, समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है इसमें। चाहे तो आप जो है सीधा भी एक्स स्क्वायर को बाहर नहीं निकालना चाहते, तो आप सीधा भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे, ठीक है कि नहीं, लेकिन इसको निकाल देंगे तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए करना। समझ में आ गई बात आपको। इसमें देखिए आप इसको और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो सारे मेथड ना बहुत अच्छे नहीं है। जैसे आप इसको क्या कर सकते थे, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आप क्या कीजिए,
आपको x की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, x की वैल्यू है आपके पास और आपको जो है x की पावर 4 निकालना है। आपके पास जो है क्या है, आपके पास x की वैल्यू है 2 + √3 और आपको ये भी मालूम है कि मैं इसको x + 1/x करूँगा तो मेरे पास 4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये है आपके पास। आपको पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो 2 निकालिए, तो मैंने कहा तो x² + 1 = 4x, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर आपने कहा कि मुझको जो है पावर 4 निकालनी और मुझको क्यूब भी चाहिए, तो क्यूब देखिए, जब आप क्या करेंगे ना, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, ये वाली जो इक्वेशन जैसी लिखी हुई है, अगर आप इसी इक्वेशन में स्क्वायर कर देंगे ना तो आपके पास क्यूब नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा, x² का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म ही रहेगा, फिर जब आप कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, फिर से क्यूब नहीं आएगा। तो आपको क्या सोचना है, फिर यहाँ पे आपको जो 4x है ना उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो आप क्या करें, उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो x² - 4x + 1 = 0। अब आपने क्या किया, अब आपने जो है इसको मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी और ये आपकी इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है ना इसको स्क्वायर कर दीजिए, एक और बार स्क्वायर कर दीजिए। हम कहा चलो ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं, तो आपके पास क्या आ गया स्क्वायर करके, x² - 4x + 1 इस पूरे का स्क्वायर और ये 0 के बराबर है, तो x की पावर 4 + 16x² + 1 - 8x³ - 8x और अभी आपको दिख जाएगा, मैं हट जाऊंगा साइड में, ठीक है, 2x²। ये आपके पास हो गया, इसको ओपन किया आपने तो क्या आ गया आपके पास, यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, x की पावर 4 16x² + 1 - 8x² - 8x³ -8x और आपके पास क्या गया +2x का स्क्वायर आ गया और ये किसके बराबर है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है 0 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बार पता है कि अब आप क्वेश्चन देखें जो पूछा गया है आपसे, x की पावर 4 16x² और -8x³ की वैल्यू पूछी है, ठीक है, यानी आपसे वैल्यू पूछी गई है जो मैं आपसे लिख रहा हूँ ब्लू कलर में, x की पावर 4 + 16x² - 8x³, इसकी तो वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो बाकी का मैं क्या करूँ, बाकी को एडजस्ट करते हैं, बाकी में बचा क्या है आपको, जैसे +2x² बचा है, -8x बचा है और +1 बचा है, ठीक है, ये चीज़ें बची हैं आपके पास, बाकी सब तो आपका एडजस्ट हो जाएगा, बस ये 3 टर्म्स बचे आपके पास, 2x² - 8x + 1। अब आप इसको क्या पता है, आपको पता है कि ये वैल्यू क्या है, ये 0 के बराबर है, तो ये तो हमको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इस पूरे में से ये जो आपके पास है इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालूंगा और x कॉमन निकालूंगा, तो 2x आगे बाहर, तो आपके पास क्या बचा x - 4। अब आपको एक बार पता है कि x - 4 की जो वैल्यू है वो क्या है, x - 4 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं क्या? अच्छा, अगर एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट अ सेकंड, हाँ देखिए, अगर आप यहीं से चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आप यहीं से चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, x × x - 4 की वैल्यू, x × x - 4 की वैल्यू आपको पता भी है वैसे तो, मैं पहले वाला जो मैंने मेथड बताया था, जैसे x - 4 और = -1/x और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो x - 4 = -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करूँ, x × x - 4 की वैल्यू जो है -1 के बराबर होगी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे जो -1 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या किया मैंने -1 पुट कर दिया और 2 मल्टीप्लाई हो ही रहा है और +1 है यहाँ पे, ठीक बात है, और ये हमारा एक्सप्रेशन x की पावर 4 + 16x² - 8x³, ठीक है, = किसका है 0 के बराबर, तो यानी -2 + 1 -1 के बराबर, -1 हुई वैल्यू और ये पूरा का पूरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया हमारा, x की पावर 4 - 8x³ + 16x², ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड में जाएगा -2, तो यहाँ आ जाएगा +1, तो यानी क्या हो गया, इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, +1 के बराबर होगी, यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो है ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही बेकार मेथड है, बहुत लंबा मेथड है, मतलब ये मेथड 2 जो है आपको नहीं लगाना है वैसे तो, ठीक है ना, पहले वाले जो मेथड है वही बेस्ट मेथड है, लेकिन मैंने फ्री बता दिया क्योंकि आपको सारे तरीके पता होने चाहिए, क्या पता आपके दिमाग में स्ट्राइक न करे कोई और मेथड, तो कम से कम जो रेगुलर मेथड है वो तो लगा के आप आंसर निकाल पाए। चलिए, आपको जो समझ में आ गई होगी बात, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हाँ जी, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। देखिए, तो 14th क्वेश्चन हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग जो है 16th क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, हमको 17th क्वेश्चन डिस्कस करना है। 17th क्वेश्चन बहुत बेसिक है, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या है।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ग्रोसरी स्टोर है और उस ग्रोसरी स्टोर में क्या किया जा रहा है, जो एमआरपी है वो है 1100, ठीक है ना, एमआरपी है 1100 और उस एमआरपी में जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है, स्पेशल प्राइस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है और डिस्काउंट देने के बाद वो कितने रुपए की बेची जा रही है, वो बेची जा रही है 979 की। यानी कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कोई चीज़ है वो 1100 रुपए की है, उस पर जो है हमको 979 में बेची जा रही है, इसका मतलब हमको 121 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है उसमें। और कितने पर मिल रहा है, एमआरपी पर निकाला जाता है डिस्काउंट हमेशा, तो यानी 1100 पर मिल रहा है। परसेंटेज निकालने तो हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों 0 कैंसिल हो गए, 11 11 या 121 यानी 11%, यानी जो हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट है वो 11% हो गया। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, आप ये भी एक चीज और कर सकते थे, मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में क्या कर सकते थे, डायरेक्ट आपको ये पता है 1100 में बिकती है चीज, एमआरपी मतलब मार्क प्राइस जो 1100 का है, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद वो किस में बेच रहा है, 9079 में, 979 में बेच रहा है। तो यानी अगर आप 0 में से 9 घटाएंगे तो आपको अल्टीमेटली यूनिट डिजिट 1 आएगी, ठीक बात है, यूनिट डिजिट 1 आएगी और नीचे क्या है, नीचे है 1100 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यानी 11 की टेबल में आखिरी में 1 कब आएगा, 11 की टेबल में आखिरी में 1 जब ही आएगा जब ऊपर 11 होगा, यानी जब 11 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन फिर से 2 ही निकल आएगा। तो आपको इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझिए बात को। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए जो 18th क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए मेथड 1 देखिए इस क्वेश्चन का, आपको बोला गया कि दो नंबर्स का डिफरेंस जो है 3 है, तो a माइनस बी की वैल्यू 3 के बराबर होगी। अब इनका डिफरेंस जो है ना, क्यूब्स का डिफरेंस, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी जो वैल्यू है वो 999 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 999 के बराबर है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और आपका आएगा प्लस 3ab। अभी विजिबल हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। फिर आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, फिर आपको जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आपने जो है a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है, तो 3 उसको काटेंगे 999 से, तो 3 बचेगा आपके पास, ठीक है। और आपके पास a माइनस बी की वैल्यू 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस 3ab, ठीक है। यहाँ पे 9 इधर जाएगा, 324 बचेगा, 324 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 108 बचेगा, 108 की वैल्यू ab है, ठीक है। a और b का डिफरेंस था 3 और a b का प्रोडक्ट है क्या 108, तो आपको 108 को जब आप देखेंगे तो आपको 12 इंटू 9 याद आ ही जाता है, ठीक है ना। तो 12 इंटू 9 याद आएगा, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना है 3 का, और बोला कितना गया डिफरेंस 3 का, तो यानी नंबर कितने हो गए, ए की वैल्यू भी होगी आपकी 12 और बी की वैल्यू होगी आपकी 3। तो इसका मतलब इन दोनों की डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, तो 141, ए का स्क्वायर क्या है 141 और बी का स्क्वायर क्या है, एक सेकेंड, 12 इंटू 9 नहीं आएगा ना, हाँ, और इन दोनों के बीच अच्छा 9 आएगा ना, 3 थोड़ी आएगा, ठीक है, ये 12 और 9 आ जाएंगे, ठीक है, 12 और 9 हो गए, तो ए की वैल्यू होगी 12 और बी की वैल्यू होगी 9। अब इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालो, तो 144 होता है ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा 3 और 6, तो 63 हो गया हमारा आंसर। समझ गया, ऑप्शन भी हो गया हमारा आंसर, मेथड 1 हो गया ये तुम्हारा। लेकिन क्या होता है, चलो यहाँ पे आपने स्प्लिट कर लिया, लेकिन आप हर जगह पे इस चीज को फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको प्रॉपर मेथड लगाना है। तो आपने क्या किया, हमने ए बी की वैल्यू तो निकाल दी, ए बी की वैल्यू कितनी निकाल दी 108 निकाल दी, और ए माइनस बी की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, ए माइनस बी की वैल्यू हमको दी गई है 3, ठीक है। यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तो करना ही करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स की बात करें तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में दी है 3 के बराबर है, अगर मैं कैसे भी करके बस a प्लस बी की वैल्यू निकाल दूं तो मेरा काम बन जाए। और मुझको पता है a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर, ठीक बात है। इसको करते कैसे हैं, देखिए मुझे a प्लस बी को ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर को मुझको a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है, तो यानी जब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा तो माइनस 2ab आएगा, लेकिन मुझको प्लस 2ab चाहिए, तो मुझको प्लस 2ab चाहिए और आ माइनस 2ab रहा है, इसका मतलब मैं इसमें 4ab ऐड कर दूंगा, तो उसका 2 तो जो है माइनस वाले को काटने में निकल जाएंगे और बाकी के जो 2 बचेंगे उनसे प्लस 2ab बन जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, लेकिन मुझको क्या है, मुझको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो मुझको तो प्लस 2ab चाहिए, तो पहले तो मैं प्लस 2ab ऐड करूंगा, इसको नेगेटिव वाले को काटने के लिए प्लस 2ab ऐड करूंगा, जो 2ab चाहिए उसके लिए, यानी है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आपको 4ab ऐड करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा अल्टीमेटली जो मेरा फॉर्मूला है मैं उसमें 4ab ऐड कर देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ठीक है। फिर आपने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है 9 के बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 108, तो यानी आपके पास क्या जाएगा 432, ये आके आपके पास 441। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 441, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी की वैल्यू होगी आपके पास 21 के बराबर, 21 के बराबर। समझ में आई बात आपको? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी की वैल्यू होगी आपकी 21 के बराबर। एक सेकंड मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 21 के बराबर। सही बात है। चलिए अब हमको क्या बोला गया, अब हमको जो है दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू भी पता है, ए माइनस बी की वैल्यू पता है। ए प्लस बी हो गया आपका 21 और ए माइनस बी हो गया आपका 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 63, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड। समझ में आ गई बात, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए तो आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, कैसी भी रिकमेंडेशन, कैसा भी रिक्वेस्ट, सब मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और मैं रिप्लाई करता हूँ तुरंत। आपने ये चीज़ तो एक्सपीरियंस भी की होगी। चलिए ठीक है, म्यूचुअल वो है ना, अगर जितना आप मुझको बताएंगे, जितनी फीडबैक देंगे, उतना ही मेरे लिए आसान होगा सर्विस प्रोवाइड करना। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि एक साड़ी है वो जो है सोल्ड की गई 3060 रुपये में, ठीक है ना, 3060 रुपये, लेकिन क्या है जो लॉस हुआ उसको, सेलर को जो है लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ उस सेलर को, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए ये आपका सीपी, सी से मैंने शो किया सीपी, और जो आपका एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो आपका मैंने एस से शो किया। तो सोल्ड कितने में हो रहा है, 3060 में सोल्ड हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। और सेलिंग विल फेस 15% लॉस, यानी 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उसको 15% के नुकसान में बेची, यानी 85 रुपये की बेची, है ना। हमारे हिसाब से 85 रुपये की बेची, लेकिन क्या बोल रहे हैं, हमने 85 की नहीं बेची, हमने तो 3060 की बेची। तो मैं कहा चलो ठीक है, तो यानी 85 की वैल्यू कितनी होगी, 3060 के बराबर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 17 से सिंप्लीफाई करूँगा, तो 17 5 जा 85, 17 में 17, 17 8 जा 56 और 0, तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई आपके पास 36 के बराबर, ठीक है। और मुझको एक की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझको तो भाई सीपी की वैल्यू चाहिए। सीपी कितना है मेरा, सीपी है मेरा 100, तो यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 3600 के बराबर। सही बात है। फिर क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द साड़ी टू गेन अ 20% प्रॉफिट, यानी उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। यानी अगर कोई 100 की चीज़ है तो वो उसको 120 में बेचते, लेकिन वो चीज़ 100 की नहीं है, वो चीज़ कितने की है, वो चीज़ है 3600 की, तो यानी एक की वैल्यू 36 के बराबर होगी। तो इसका मतलब 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 36। अब एक्जैक्ट वैल्यू मत कैलकुलेट कीजिए, डिजिटल हम लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 कितना होता है 3 इंटू 9, तो आपके पास क्या आ गया, डिजिटल सम अल्टीमेटली 9 आ जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन में 9 आ रहा है, 3 + 6 यहाँ पे भी 9 आ रहा है, 4 + 4 8, 8 + 3 11 मतलब 2, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। 4 + 3 7 + 2 9 आ गया, तो यानी यहाँ पे भी 9 आ रहा है। 4 + 6 10 + 5 15, 1 + 5 6, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड तो नहीं हो सकते, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड में कोई हो सकता है। लेकिन आपको एक बात और पता है कि आपकी जो यूनिट डिजिट है, जीरो वगैरह के अलावा जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास 6 × 2, 6 × 2 यानी 12, यानी 2 आएगी यूनिट डिजिट। तो केवल ऑप्शन थर्ड में पॉसिबल है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में 6 आ रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये क्या तो ना ऑब्वियस मेथड भी होते हैं, वो भी आपको पता ही होगा, वो भी इन्हीं मेथड्स को थोड़ा हल्का लेफ्ट और राइट करके वो मेथड ही बनाए जाते हैं, जो वो भी फेमस ही मेथड होते हैं। तो हो सकता है एक या दो मेथड मुझसे मिस हो जा रहा हूँ। देखिए इसको मैं देखता हूँ कैसे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझको PRQ की वैल्यू बोली जा रही है, PRQ की वैल्यू कितनी बोली जा रही है, PRQ की वैल्यू 64 दी गई है। तो मैंने कहा ठीक है ये 64 है, तो इसका मतलब सेंटर पे एंगल बनने वाला कितना होगा, सेंटर पे जो एंगल बनना होगा वो 128 बन रहा होगा, ठीक बात है। PO एंड PQ क्या है, PO एंड PQ तो रेडियस है, तो यानी वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है, वो दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी इसका मतलब जो आपका एंगल OPQ है वो भी थीटा है, और जो आपका एंगल OQP है वो भी थीटा है, और ऊपर वाला एंगल 128 डिग्री है। तो यानी थीटा प्लस 128 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक बात है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 22 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 26 डिग्री के बराबर। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि आपकी जो एंगल OPQ है, यानी हमसे OPQ पूछा गया जो कि हमने थीटा माना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 26, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है। समझ में आई बात आपको, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन हमने देख लिया, 21st क्वेश्चन देखते हैं अब। 21st क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, 21st क्वेश्चन क्या बोला है इस क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल की बात हो रही है। एक ट्रायंगल है आपका जो है ABC, फिगर में सॉल्व कर लेंगे इसको। ट्रायंगल है आपका ABC, उसमें एक BD परपेंडिकुलर है। BD क्या है, जो आपका BD है वो आपको शो हो रहा है, वो है एक परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपका BD AC पर, ठीक है। फिर क्या होता है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल AE, कौन से एंगल की बात कर रहा है, AEB जो एंगल है उसकी मेजरमेंट क्या होगी, AE एंड B, तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी वो निकालना है हमको।
तो एक बार बताइए, ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल बी सी एंड ई, सी बी डी एंड सी, इस ट्राइंगल में देखिए आपका ये 90 डिग्री हो गया, आपका ये 60 डिग्री 45 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ क्या हुआ, ये बचा हुआ भी 45 डिग्री हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक 90 डिग्री, एक 45 डिग्री, दूसरा भी 45 डिग्री हो गया। अच्छा, अब आप देखिए इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, अब आपको देखना है आपका जो ट्राइंगल है ए ई सी, ए ई और सी, ये वाला जो ट्राइंगल है ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है उसमें आप देखिए आपको जो है एक एंगल पता है, एंगल ए 35 डिग्री, एक एंगल पता है आपको जो एक एंगल पता है वो कितना है, वो है 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि आपका ये वाला एंगल क्या होगा, यानी आपका एंगल ए ई बी क्या होगा, ये बी है यहाँ पे, ठीक है ना, आपका एंगल ए ई बी क्या होगा, तो ए ई बी क्या होगा भाई, इन दोनों का सम, जो आपका अंदर वाले जो दोनों एंगल है ना, यानी ई ए बी जो कि 35 डिग्री के बराबर है, और आपका ई सी ए, उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर हो जाता है, यानी जो आपका, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये जो आपका ऐसे करके ट्राइंगल बनाया ना, और इस तरीके से ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो ये दोनों एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये थीटा 1 और थीटा 2, जो कि यहाँ पे कितना है, थीटा 1 है 35 डिग्री के बराबर और थीटा 2 है 45 डिग्री के बराबर, यानी आपके हो जाएगा 80 डिग्री के बराबर, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज होता है आपका 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, न्यून कोण होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं, अधिक कोण होता है आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और आपका जो समद्वि विभाजु त्रिभुज जो होता है ये आपका होता है, जस्ट लेट मी रिकॉल, ये आपका होता है आइसोसीलियस ट्राइंगल, आइसोसीलियस ट्राइंगल, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, या तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जो कि सेफ मतलब एक प्रॉपर मेथड है करने का, जैसे मेथड 1 में आप देखिए आपको 3 एंगल दिए गए हैं, 3 + 4 + 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको इन तीनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि तीनों ट्राइंगल जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो यानी 7 + 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो 12 की वैल्यू 180 के बराबर होगी, ठीक बात है, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, 15 के बराबर होगी, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू होगी 45 डिग्री, 4 की वैल्यू होगी 60 डिग्री, और जो 5 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 75 डिग्री। इसमें से एक भी एंगल ऐसा नहीं जो 90 से ऊपर जा रहा हो, जब 90 भी नहीं है और 90 से ऊपर भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो कि होगा न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ गई बात आपको, ये तो एक तरीका हो गया करने का। एक और तरीका क्या होता है इसको करने का, मेथड 2, आप ये समझ गए ना कौन सा एक्यूट है कौन सा क्या है, ये तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आइसोसीलियस, ठीक है, ये आपका हो गया एक्यूट। अच्छा, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं इसको हटाता हूँ। अब आपको ना 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। मेथड 2 देखिए, 3 + 4 & 5, 3 4 & 5 है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके जो एंगल है वो ए बी और सी हैं, ये 3 एंगल है आपके, ठीक है, अगर दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल से ज्यादा आ रहा है, यानी ए प्लस बी, कोई से भी दो एंगल ले लीजिए, मैं ए प्लस बी ले लेता हूं, अगर वो बड़ा है सी से, तो यानी ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप याद कर सकते हैं इस चीज को, थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपके जो दो एंगल्स हैं उनका सम तीसरे एंगल के बराबर है, यानी ए प्लस बी का जो सम है वो सी के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, ठीक बात है, बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा सारी बात आपको, परेशान मत होइए, एग्जांपल दूंगा मैं भी आपको। अच्छा, अगर दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल से छोटा है, तो यानी ए प्लस बी अगर जो है छोटा हो जाए सी से, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कौन सा एग्जांपल लेता हूं, मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एग्जांपल लेता हूं यहां पे, ठीक है। वो क्या एग्जांपल है, देखिए जरा, मैंने पहला एग्जांपल लिया 90 डिग्री एंगल का, मैंने मान लिया एंगल ए बी और सी, मैंने माना 1 1 और 2, ये 3 एंगल मान लिए मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या बोला, दो का एंगल का सम, तो यानी ए और बी को मैंने ऐड किया, तो 1 + 1 2 आया, ये बराबर है किसके, तीसरे एंगल के, यानी सी के बराबर है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बार वेरीफाई भी करके देख लेता हूं। जब आपने तीनों एंगल माने क्या 1 1 और 2, तो इसका मतलब टोटल सम कितना हो गया तीनों एंगल्स का, तीनों एंगल का सम हो गया 1 + 1 + 2 यानी 4 के बराबर, और सम कितना होता है 180 के बराबर, तो यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 45 के बराबर। जब एक की वैल्यू 45 के बराबर होगी, तो ये भी 45 डिग्री हो गया पहला एंगल, दूसरा एंगल भी 45 डिग्री हो गया, और दो की वैल्यू क्या होगी 90 के बराबर होगी, तो 90 डिग्री आ गया ना एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट। तो यानी जब एग्जैक्ट 90 डिग्री हो किसी एंगल की वैल्यू, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, वो ट्राइंगल हो जाता है 90 डिग्री एंगल। समझ में आई बात आपको, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया इसके थ्रू, जो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे कि आपको समझ में आ जाए चीज, ठीक है। अब आप देखिए एक और कंडीशन,
मैं क्या बोलता हूँ, मैं अब बोलता हूँ कि मैंने माना 1, अब मैंने जो ट्राइंगल माना है ना 1 1 एंड 3 ये मान लिए, ठीक है। अच्छा अब मुझको एक बार पता है, इन दोनों को ऐड करो, पहले के दो को ए और बी को ऐड किया तो 2 आया, लेकिन सी वाला क्या है 3, यानी जो तीसरा एंगल है वो बड़ा है जो दो एंगल से उनके सम से, पहले दो एंगल के सम से बड़ा है तीसरे वाले का सम। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी, ऑब्ट्यूज की। तो मैंने कहा चलो ऑब्ट्यूज मान लेते हैं, लेकिन अब प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि ऑब्ट्यूज है क्या वास्तव में, ठीक है। तो मैं ऐड करता हूं, मैंने किया 1 + 1 + 3 को ऐड किया तो क्या आया मेरे पास, 1 + 1 + 3 को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 5 आया। 5 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, यानी एक की वैल्यू 36 डिग्री के बराबर होगी, 36 डिग्री के बराबर होगी। अब मैं 1 की वैल्यू क्या होगी 36 डिग्री, 1 की वैल्यू क्या होगी फिर से 36 डिग्री, और 3 की वैल्यू क्या होगी 108 डिग्री। तो 108 डिग्री तो 90 डिग्री से बड़ा है ना, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल ही होना चाहिए, जो कि हमारा पहला भी कंक्लूजन था। समझ में आई बात आपको, ठीक है, कोई आपको इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप देखिए एक कंडीशन और, तीसरी कंडीशन एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन भी देख लेते हैं, बाकी तो आप समझ गए सब, इसको भी देख लेते हैं। मैंने मान लिया 1 1 एंड 1, मैंने मान लिया तीनों ट्राइंगल ही तीनों एंगल ही 1 1 1 हो गए, यानी 3 की वैल्यू, तो आपको पता है जब तीनों एंगल 1 1 1 हो गए, तीनों एंगल बराबर हो गए, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो हमने लिखी है क्या होना चाहिए, दो एंगल्स का सम, यानी पहले और दूसरे ए और बी को ऐड किया मैंने 2 आ गया, तीसरे एंगल से यानी 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यानी दो एंगल्स का सम अगर तीसरे एंगल से बड़ा होता है तो क्या होता है, एक्यूट एंगल बनता है, तो एक्यूट एंगल बनना चाहिए, सही बात है। अब हम इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में बन भी रहा है कि नहीं। 1 1 1 है तो 3 हो गया सम, 180 डिग्री के बराबर हो गया, तो यानी एक की वैल्यू 60 के बराबर आ गई, यानी ये सारे के सारे एंगल, तीनों के तीनों एंगल कितने हो गए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप में एक्यूट एंगल होता है, यानी ये बात भी प्रूव हो गई यहाँ पे, एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझा दिया आपको कि ये भी ठीक है, समझ में आई बात आपको। अच्छा लेकिन अब आप देखिए कि आपको ये चीज याद कैसे करनी है, एक बार बताइए एक्यूट क्या होता है। एक्यूट मतलब छोटा एंगल, छोटा एंगल मतलब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, इसको पर्सनली मत लेना या फिर इसको रिलेट मत करना लाइफ से। एक्यूट का मतलब हो गया जैसे कोई छोटा है, यानी जिसमें ताकत नहीं है, कोई कमजोर है या फिर कोई गरीब है बहुत, ठीक है, इस तरीके की कोई सिचुएशन है। तो जब आप उसको बताओगे तो वो क्या होता है, वो जो चीज दिख रही है ना उसी चीज को सच मान लेता है। तो वो क्या कह रहा है, ए प्लस बी को अगर मैं जोड़ता हूं, ए प्लस बी को अगर मैं जोड़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी को अगर मैं जोड़ता हूं तो वो तीसरे से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो वो क्या सोचेगा, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कोई एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या कहे, जब दो चीजों को जोड़ा जा रहा है तो वो तीसरे से बड़ी ही आएगी, है ना, जनरली ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया एक्यूट एंगल, जब भी दो चीजों को जोड़ा जा रहा है और एक वैल्यू से बड़ी आ रही है तो वो एक्यूट एंगल हो गया। समझ में आएगी बात आपको। अच्छा अब ऑब्ट्यूज क्या होता है, ऑब्ट्यूज ताकतवर आदमी है ना, तो वो क्या करता है, वो चैलेंज करता है चीजों को, वो चुनौती देता है चीजों को। ए प्लस बी है, दो चीजों को ऐड किया तो क्या सी आएगा, कह रहा नहीं जरूरी थोड़ी ही आए, तो इसका मतलब जो ए और बी है वो जो है उनका सम जो है छोटा हो जाएगा सी के कंपैरिजन में। या फिर आप केवल क्या कीजिए, आप केवल एक्यूट को याद कर लीजिए और 90 डिग्री को याद कर लीजिए। 90 डिग्री तो सिंपल सा है, आपको दोनों का सम जो बराबर हो जाएगा, 45 45 90 डिग्री वाली सिचुएशन को याद कर लीजिएगा तो आपको 90 डिग्री की वैल्यू याद आ जाएगी। एक्यूट वाली वैल्यू मैंने आपको समझाई दी। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन बनेगी वो ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन बन जाएगी। समझ गई बात को, तो वहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अब हम करते हैं अपना 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन देखिए आप, तो जिससे पहले मैं ये एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको, मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं मेथड 1। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू या डिजिटल सम की हेल्प से, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है, दो डिजिट से मान लीजिए मैंने ए प्लस बी मानी, उनका सम जो है 47 डिग्री 47 है। प्रोडक्ट क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट है, ए और बी का 550, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये ठीक बात है, यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा लिखा जो आपको नहीं पता होगा, ये सारी बातें आपको पता है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ए प्लस बी की वैल्यू। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी का जो सम है वो किसके बराबर है, जो ए प्लस बी है उसका सम है आपका 47 के बराबर। तो मैं 47 का स्क्वायर करके यहाँ लिखता हूँ, मतलब 47 का स्क्वायर लिखता हूँ, खाली का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 550, ठीक है। अब मैं क्या डिजिटल सम लगाता हूँ, 4 + 7 क्या होता है 11, 11 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 और 5 मतलब 10, 10 मतलब 1, तो 1 × 2 × 2 मतलब 2 हो गया, तो यानी 2 आ गया, मेरा डिजिटल सम 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम मैच कर रहा हो वही मेरा आंसर होगा। समझ में आ गई बात आपको। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए 8 + 7 15, 15 मतलब 15 + 6, 15 + 6 कितना होता है 21, 21 मतलब 3, 2 + 1 करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। 9 हटा दीजिए 0 हो गया, 8 + 6 14, 4 + 1 5, तो ये आपके पास क्या आ गया, डिजिटल सम 5 आ गया। 119 तो यानी 2 आ गया, आपके पास यहाँ पे क्या 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या था डिजिटल सम, हमारा डिजिटल सम आ रहा था 2 और केवल एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है हमारा 2, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी प्री रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ एडिशनल। देखिए परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक सी 2 बातें बताऊंगा बस, ठीक है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर है कोई, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन एनी परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स must be from the perfect squares of, must be from the perfect squares of 1 to 24। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझिए। देखिए मैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लिया, मैंने मान लीजिए 23 का स्क्वायर, मैंने मान लीजिए लिया 27 का स्क्वायर, वो कितना होता है 729, ठीक है। तो ये इसकी लास्ट की 2 डिजिट है, ये कहाँ दिखाई दी आपको, ये आपको 23 में दिखाई देती है। 23 का जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो क्या होता है 529, तो उसमें भी 29 दिखाई दिया आपको। इसका मतलब दुनिया में कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर उठा लीजिए आप, उसकी आखिरी की 2 डिजिट को चेक कीजिए, वो जो आखिरी की 2 डिजिट है वो हमेशा जो 1 से लेकर 24 तक के जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी आखिरी की 2 डिजिट से ही आई होंगी, इसके अलावा कोई नई 2 डिजिट नहीं बन सकती परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट की 2। समझाई बात आपको। जैसे मैंने 529 को देखा यहाँ पे, ये हो गया। अच्छा अब आप चाहें तो देख सकते हैं, और कौन सा देख सकते हैं 2209, जो 47 होता है उसका क्या होता है 47 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2209, ठीक है। अब इसकी जो आखिरी की 2 डिजिट है वो 09 है। ये कहाँ देखी आपने, जब आप जो है 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी 09 होगी। तो यहाँ पे आपने देखी ये वैल्यू। तो मतलब आपको कुल मिला के ये चीज समझनी है कि कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर उठा लीजिए, ठीक है, उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी ना वो हमेशा सेम होंगी किसी ना किसी नंबर से, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 से लेकर 24 तक के बीच में। समझ आई बात आपको। तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन होगी, ये आपको पता होगा। अब एक दूसरी ऑब्जर्वेशन बताता हूं, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है आपको। चलो मैं एक या 2 एग्जांपल ना अभी और ले लेता हूं, 1 या 2 एग्जांपल अभी और ले लेता हूं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल आप जो है और लेके देखिए। आप जो है क्या कीजिए, आप जो है 25 का स्क्वायर लीजिए। 25, मैं 1 से 24 तक की बात करिए ना, तो आप 25 लेके देखिए। 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 625 आएगा। 25 आपने कहीं देखा है 25 देखा है ना, 5 के स्क्वायर में 25 आ गया। आपने देखिए 29 को लेके देखिए 29, देखिए अब आप क्या कीजिए, मतलब चलिए 29 को या फिर आप देखना चाहें, या फिर आप 28 को देखना चाहें। देखिए 729 यहाँ पे जो हो जाएगा आपके पास, आप जो 27 को आप देख चुके हैं 31, 961 होता है 31 का स्क्वायर, ठीक है। तो 961, तो 61 आपने कहीं देखा है क्या, 61 आपको कहीं नजर आया है। 61 आपने देखा होगा आपका, जो आपका 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो वहां के लास्ट के 2 डिजिट में क्या दिखाया आपको 61 दिखाई दिया आपको, ठीक है ना। अगर आपको नहीं भी आता 19 का स्क्वायर तो कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 100 प्लस 81 और प्लस 180, ठीक है ना। तो आपका क्या जाएगा 280 और प्लस 81 यानी 361। तो 361 आपको कहाँ दिखाई दिया, 361 आपको 19 के स्क्वायर में दिखाई दिया है, ठीक है ना, जो कि 31 के स्क्वायर में भी आपको दिखाई देता है। तो मतलब जो भी आखिरी की 2 डिजिट आप देखेंगे ना किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में आखिरी की जो 2 डिजिट्स होंगी वो हमेशा 1 से लेकर 24 तक जो परफेक्ट स्क्वायर आए उन्हीं की 2 डिजिट्स में से ली गई होंगी, आखिरी की 2 डिजिट्स में से ली गई होंगी। चलो ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की, वो कंडीशन होती है आपकी डिजिटल सम। देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका जो डिजिटल सम होता है वो 1947, 1947 याद है ना 1947। या तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उनका डिजिटल सम या तो 1 होगा नंबर्स का डिजिटल सम, या फिर उनके जो डिजिटल नंबर्स का डिजिटल सम है वो 9 होगा, या फिर नंबर्स का डिजिटल सम 4 होगा, या फिर 7 होगा। समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मैंने क्या बात बोली, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नंबर्स जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उसकी अगर मैं डिजिट्स को ऐड करूं, डिजिटल सम निकालूं, तो उसका डिजिटल सम या तो 1 बनेगा, या फिर 9 बनेगा, या फिर 4 बनेगा, या फिर 7 बनेगा। ये तो स्टेटमेंट 1 होगी आपकी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट 2 बोल रहा हूं। क्या कोई भी नंबर जिसका डिजिटल सम 1, 9, 4 और 7 बनना है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहली इक्वेशन और जो दूसरी स्टेटमेंट जो बात है ना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहली स्टेटमेंट क्या थी, पहली स्टेटमेंट थी आपकी कि जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है,
परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका डिजिटल सम जो होगा नंबर्स का वो हमेशा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा या फिर 4 होगा या फिर 7 होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट ये, कोई सा भी नंबर दुनिया में उठा लीजिए, उसको जब आप डिजिटल सम निकालेंगे और डिजिटल सम 1 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही हो। परफेक्ट स्क्वायर है तो डिजिटल सम ये आना चाहिए, लेकिन डिजिटल सम ये है तो जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। समझ में आ गई बात आपको? तो आपको एक रास्ते पर चलना है। जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बोला जाएगा तो उसका डिजिटल सम 1947 होगा, लेकिन अगर आपको 1947 में से कोई एक डिजिटल सम आ रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये आपको देखने में बड़ी हैवी लग सकती है, लेकिन जब आपको पता चल जाएंगी ना ये बातें, तो फिर आप क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे ना, वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए मैं इसको हटाता हूं मेथड 1 को। आपके पास वो तो मेथड है, प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेंगे तो वो तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है। जस्ट अ सेकेंड। देखिए अब आपको क्या बोला गया है, हमें जो भी नॉलेज है ना आप उसको यूज करते हैं। मैंने निकाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 47 की बात हो रही है, तो 47 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab की जगह मैं क्या लिखता हूँ 550 लिख दिया मैंने ab की जगह पर। ठीक है, अच्छा मुझको ये बताइए, मुझको ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कब बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर? जब मैं इसमें कितना जोड़ दूंगा, इसमें मैं 1100 जोड़ दूंगा। समझ में आ गई बात आपको? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 ही आएगा ना, हाँ 1100 आएगा। तो इसका मतलब, और आपको एक बार पता है कि अगर मैं कुछ भी जोड़ूं या कुछ भी घटाऊं, अगर आखिरी की 2 डिजिट के पीछे 00 आ रहा है तो इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसकी यूनिट डिजिट सेम ही रहने वाले हैं, आखिरी की 2। ठीक है, तो एक बात मुझको बताइए, मुझको ये ऑप्शन जब मैं देख रहा था तो मुझको ये 1986 अलग से दिखाई दिया। क्या आपने कहीं भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा देखा है जिसकी आखिरी की 2 डिजिट 86 बने? ऐसा कभी नहीं होता। 22 का 484 होता है। ठीक है, 86 कहीं नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप इसमें अगर 1100 जोड़ भी देंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इसमें 1100 जोड़ भी देंगे तो भी आखिरी की 2 डिजिट तो 86 ही रहने वाली है ना, क्योंकि आखिरी की जैसे 1100 है, जोड़ दीजिए 986 में, तो आखिरी की 2 डिजिट तो 86 नहीं ना, और 86 तो कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये तो हमारा कंसीडरेशन से ही दूर हो गया, कंसीडरेशन हमको लेनी ही नहीं है इसकी। चलिए ये तो हमारे एक ऑब्जर्वेशन होगी। अब और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने डिजिटल सम निकाला, इन सबका डिजिटल सम निकालते हैं और देखते हैं। अच्छा पहले तो हम ये देखते हैं कि एक बात हमको पता चल गई कि अगर मैं इसमें जो मुझको दिया जा रहा है, जो मेरा ऑप्शन है, जो मेरे आंसर है, ये पूरा ऑप्शन है ना, इसमें अगर मैं 1100 जोड़ देता हूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब 1100 बोलूं या मैं डिजिटल सम 2 बोलूं, कि अगर मैं 2 ds जोड़ दूं, 2 वैल्यू जोड़ दूं, डिजिटल सम जोड़ दूं 2, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। समझ में आई बात आपको? तो मैं क्या करता हूं, अब जो मेरे बचे हुए ऑप्शन है ना, मैं उनको चेक करता हूं और उनके मैं चेक करूंगा कि डिजिटल सम क्या निकल रहा है और उसमें 2 जोड़ने पे क्या परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं। तो देखिए इसका पहले वाले का क्या है ds, पहले वाले का ds हो जाएगा 8 + 7 यानी 15, तो 15 क्या होता है 1 + 5 यानी 6, तो 6 + 6 यानी 12, तो 12 मतलब 3, ये आ गया 3, इसको तो मैं देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। अच्छा अब मैं इसमें पहले वाले में 2 जोड़ देता हूँ तो 5 बन गया, लेकिन मैंने तो भाई 1947 में 5 तो आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। समझाई बात आपको? फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं 1109, यहाँ 2 है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ 2 जोड़ सकता हूँ, तो मेरा 4 बन गया। ये हो सकता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं है अभी तक, ये उसको क्या है होल्ड पे लगा देते हैं। ये तो श्योर है, इसका तो 5 आ गए तो ये तो बन ही नहीं सकता है ना, ये तो बन ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे 4 आया, तो मैंने क्या बोला था, जब भी डिजिटल सम 4 आ जाए इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हाँ लेकिन ये जरूरी है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम 1947 ही होगा, 1 होगा, 9 होगा, 4 होगा या 7 होगा, इनमें से कुछ एक होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मुझको ये नहीं मालूम कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये तो मुझको ऑप्शन दिए गए हैं, तो लेकिन इसका जो वो आ रहा है डिजिटल सम वो 4 के बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे संभावना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन है आपका 3, इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 5 बन जाएगा, लेकिन 5 तो कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम हो ही नहीं सकता, तो यानी यहाँ पे भी डिजिटल सम नहीं बनेगा। मैंने पहला भी हटा दिया, मैंने दूसरा तो शुरुआत में हटा दिया था, चौथा भी हटा दिया, तो केवल ऑप्शन जो थर्ड है वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है मेरे पास। समझ आएगी बात आपको? तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कैसे आप सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया आपको एनालिसिस देखने का। अच्छा आप एक चीज और क्या कर सकते हैं इसमें, आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको इनकेस ना अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई है तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी इशू हो आपको तो। ठीक है,
इसमें भी यूनिट डिजिट पर थोड़ा सा और काम किया जा सकता है। कैसे काम किया जा सकता है देखिए, जस्ट देखिए, अब आपको क्या है 47, जस्ट वेट, हाँ देखिए 47 का होल स्क्वायर, और आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 1100 आने वाला है, यानी 47 की आखिरी की डिजिट क्या है 9, और उसमें से आप क्या घटाएंगे 0 0 घटाएंगे, 0 घटाएंगे तो 9 आएगी यूनिट डिजिट। तो यानी ये भी हटा ये भी हटा, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल हो सकता है जिसकी यूनिट डिजिट 9 हो जाए, ठीक है, यही हो सकता है। फिर हमने क्या दिया मेथड 3 में, आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, आप ये देख सकते हैं कि इसका क्या है डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम है 4, इसका डिजिटल सम है 4, ठीक है। अब फिर आपने क्या किया -2 किया तो 2 आया आपके पास, तो आपके पास 2 में क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, हमको 2 जोड़ना है ना, 2 में ऐसा क्या जोड़ना है कि आपका जो है डिजिटल सम परफेक्ट बन जाए, 19 और 47, ठीक है। इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 आना चाहिए आंसर। हमारा क्या है, हमारा डीएस जो है, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा डीएस जो है 2 आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर जो है उसका भी डीएस 2 आना चाहिए। वो कौन सा ऑप्शन है, केवल तीसरे में जो आ रहा है, यहाँ तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, मतलब मैंने आपको सारे तरीके बताने की कोशिश करी है, और आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लगाइए और उसको जो है सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या बोला जा रहा है पहले तो ये देखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक को मतलब क्या कहते हैं व्हेन डिक्रीज बाय 20, एक नंबर है पॉजिटिव नंबर, मैंने मान लिया वो पॉजिटिव नंबर है एक्स, उसको क्या किया, उसको जो उन्होंने 20 से घटा दिया, मैंने इसको 20 से घटा दिया, तो क्या हुआ, ये जो है बराबर हो गया किसके 2925 टाइम्स, यानी 2925 टाइम्स किसका, उसके रेसिप्रोकल का, यानी 1/x का। तो ठीक है, तो मैंने बोला x - 20 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, मुझको दी है 2925/x के बराबर, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x - 20 x × x - 20 = 2925, ठीक बात है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं जो नंबर है मैंने x मान लिया, तो मैं x को क्या मानता हूँ, मैं x को मानता हूँ 55, ठीक है, 55 माना, इसको मैं 20 से घटा देता हूँ यानी 35, तो इसका मतलब क्या होगी, तो 15,000 के 1500 के आसपास आएगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और एक बार मुझको बताइए, जब 55 वाला आंसर नहीं है तो 45 वाला 35 वाला तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और छोटे होती जाएगी वैल्यू, तो इसका मतलब मेरा 65 हो गया आंसर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक तो आप इसको ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इसको सॉल्व भी कर लीजिए पूरे तरीके से, देखिए कैसे स्प्लिट कर लीजिए मेथड 2 में, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए इसको क्या कीजिए, तो आपके पास आया x और x - 20 और ये आया आपके पास 2925, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, आपको ये पता है कि 2925 है, तो इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, 2925, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35 और 13 और 9 तो 3 और 3 आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको। अब आपको क्या करना है, ऐसा तोड़िए कि जो है आपका 20 डिफरेंस बन जाए। तो मुझको एक बात बताइए, आपको 20 डिफरेंस चाहिए, तो 20 डिफरेंस कब आ सकता है, यूनिट डिजिट 0 कब आएगी, यूनिट डिजिट आपकी 0 जब आएगी जब दोनों की यूनिट डिजिट सेम होगी। भाई जब आप 33 को 23 से घटाएंगे यानी यूनिट डिजिट सेम होगी, तभी तो आखिरी में 0 आएगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आखिरी में 5 है और यहाँ पे आखिरी में 3 है और दोनों घटाए 0 आ गया। 0 जब ही आएगा जब दोनों नंबर जिनको आप घटा रहे हैं उनकी यूनिट डिजिट सेम हो जाए। समझ में आ गई बात आपको। और मुझको डिफरेंस कितना चाहिए, 20 चाहिए, यानी मुझको यूनिट डिजिट में 0 चाहिए। तो यूनिट डिजिट में 0 जब आएगा जब दोनों की जो यूनिट डिजिट है वो सेम होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मुझको 2 5 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 5 बनाने की कोशिश करता हूँ, दोनों की यूनिट डिजिट 5 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कैसे 5 बनाने की कोशिश करूंगा, और दोनों के अंतर भी 20 होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा अंतर भी नहीं हो जाए दोनों के बीच में। तो यानी ये तो मैंने किया 13 × 5 मैंने 65 बना दिया। बाकी के जो बचे उनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो 3 × 3 9 बचा और 9 × 5 45। हाँ, यहाँ पे मुझे दिखाई दे दोनों का अंतर भी 20 हो गया, और दोनों का अंतर भी 20 हो गया, और इन दोनों से जो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2400-2500 के आसपास आएगा, उससे बड़ा आएगा मतलब, ठीक है। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप ब्रेक कर सकते थे, या फिर आप क्वालिटी बना के भी कर सकते हो। क्वालिटी बना के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो तो आप अवॉइड ही करना, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। चलिए ठीक है, क्वालिटी वाला तो आप बताइए, मैं एक्सप्रेशन बता देता हूँ क्या आएगा क्वालिटी बना के, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2925, ठीक है, x² - 2x - 2925 = 0। बस इसको आप ऐसे ब्रेक करके लिख दीजिए, -65 और -45x प्लस -29250, ठीक है। तो इसको x को बाहर निकाल लीजिए, x - 65, और यहाँ पे जो है 45 को बाहर निकाल लीजिए, x - 65, और बस आपका आंसर जाएगा x = 65, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। चलिए
मेथड 3 बोल सकते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमको बोला जा रहा है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा है। तो सिंपल सा ऐड कर लीजिए, बॉयज और गर्ल्स हैं स्कूल में, ठीक है ना, बॉयज और गर्ल्स हैं स्कूल में, तो दोनों का सम कर देंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा क्लास के अंदर, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन को चेक करना, ऐसा नहीं कि एक तरफ से सारे लेके बैठ गए। हालांकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और 4 ही कैटेगरीज हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है पेपर में कि ऑप्शन से ही आपको पिक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन आपको क्वेश्चन में 8 वैल्यूज दी गई है, 8 क्लास दी गई है, यहाँ पे एक और क्लास दे दी, यहाँ पे एक और क्लास दे दी, यहाँ एक और क्लास दे दी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इनको भी जोड़ रहे हैं, जबकि आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है ये कुछ कहीं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना अपना। तो सीधा ऑप्शन से पिक कीजिए। क्लास 30 को उठाया हमने, जो 6 क्लास है, 6 क्लास में टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल बच्चे हो गए आपके 16, 116, ठीक है, 116 बच्चे हो गए। क्लास 8 है, क्लास 8 थी आपकी, तो कितने बच्चे हो गए इसमें, 120 बच्चे हो गए, ठीक है। क्लास 5 है, क्लास 5 में कौन से हो गए, सबसे पहले वाली क्लास 5 में आपके हो गए 13 और 113, 123 हो गए, 123 हो गए। फिर आपकी क्लास 7 है, क्लास 7 कौन सी होगी आपकी, ये वाली। क्लास 7 में कितने बच्चे, 122 हो गए। तो सबसे ज्यादा बड़े कितने हैं, 122, 120, 116 और 123, 123 सबसे बड़ा है, यानी क्लास 5 में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो क्लास 5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आई होप आपको जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, और आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। दोस्तों को बताओ अपने, जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं, चाहते हैं आप उनका सिलेक्शन हो, तो उनको भी बताइए इसके बारे में। और जो है आप जो है इन सारी वीडियोस को देखिए, डिटेल सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर मैं डिटेल करूंगा तो इसका मतलब इरेलेवेंट हो जाएगा। सारे के सारे पॉसिबल तरीकों से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो, और अगर आपको कुछ चीज़ कमी लगती है तो उस कमी को भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जरूर से जरूर इंप्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।